हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। रात में जो क्लास रिकॉर्ड की थी वो आपकी चली गई। मॉर्निंग में मैंने इसकी लाइव क्लास करने की कोशिश की तो वो 20-25 क्वेश्चन के बाद पता नहीं कैसे डेटा ही सपोर्ट नहीं कर रहा था। चलिए वापस से ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ आज आप लोग के पास तक ईवीएस की मैराथन पहुंच पाती है कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर। वायु दाब मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र का नाम बताइए। बैरोमीटर यूज किया जाता है एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए। थर्मोमीटर का यूज किया जाता है एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए, या फिर सीज्मोग्राफ का यूज किया जाता है एयर प्रेशर को यूज करने के लिए, या फिर हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बैरोमीटर। एयर प्रेशर को या फिर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखा हुआ हो तो सेम ही बात होती है, समझ जाइएगा। एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है। बैरोमीटर आपका दो टाइप का होता है, एक मरकरी बैरोमीटर होता है और दूसरा आपका एनेरॉइड बैरोमीटर होता है। मरकरी बैरोमीटर में एयर प्रेशर का मेजरमेंट करने के लिए मरकरी कॉलम की हाइट चेक की जाती है, और एनेरॉइड बैरोमीटर में यूज करने के लिए किसी भी तरीके का कोई लिक्विड नहीं होता है, उसमें एक मेटल कैप्सूल होती है जो कि फ्लेक्सिबल होती है, उसका यूज किया जाता है और उसके थ्रू एयर प्रेशर का पता लगाया जाता है। आपको पता है सीज्मोग्राफ का यूज किया जाता है कि नॉर्मली अगर क्या नाम है, अर्थक्वेक वगैरह आता है, अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए सीज्मोग्राफ का यूज किया जाता है। बाकी अगर पूछ लिया जाए कि ये बैरोमीटर का इन्वेंशन किसने किया था, किसने इन्वेंट किया था, तो ये आपका टॉरिसेली के द्वारा इन्वेंट किया गया था। टॉरिसेली ने इसका इन्वेंशन किया था। आपका ये जो रीडिंग ली जाती है ना बैरोमीटर की, अगर मान लीजिए इसमें मरकरी की रीडिंग जो ली जा रही है वो गिर रही होती है, मरकरी अगर नीचे की तरफ जा रही होती है, फॉलिंग बैरोमीटर रीडिंग होती है, तो इसका मतलब है कि स्टॉर्म या रेन आने वाला है, मतलब कि तूफान या बारिश टाइप का आने वाला है। और अगर यही जो मरकरी का लेवल है वो ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ जाता है, राइजिंग बैरोमीटर की रीडिंग दिखती है, तो इसका मतलब है कि मौसम जो है वो साफ सुथरा रहेगा। ये आपका बैरोमीटर के बारे में है। नेक्स्ट, बीटी कॉटन इज, बीटी कपास क्या है? हाइब्रिड प्लांट है, ट्रांसजेनिक प्लांट है, नेचुरल प्लांट है, या फिर मेडिसिनल प्लांट है? तो देखिए, एक होता है बीटी। बीटी एक तरीके का बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया है? सॉइल का बैक्टीरिया है, सॉइल में रहने वाला बैक्टीरिया है। इसका नाम है बैकिलस, मतलब अगर इसका फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म है बैकिलस थ्यूरिनजेनेसिस, थ्यूरिन जाइनेसिस, क्यूरिन जेनेसिस, जो भी आप इसको रीड करना चाहें कर सकते हैं। तो एक सॉइल का बैक्टीरिया होता है जिसका फुल फॉर्म होता है बैकिलस थ्यूरिन जेनेसिस। ये और इसके अलावा कॉटन, बीटी इस बैक्टीरिया को और कॉटन को, इनके डीएनए को साथ में मिक्स करके जब एक मॉडिफाइड वर्जन प्रिपेयर किया जाता है कोई एक मॉडिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, तो इसको कहते हैं ट्रांसजेनिक। ये जो आपका ट्रांसफॉर्म किया जाता है, अब जैसे कि ये तो एक बैक्टीरिया है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जंतु है, और बाकी आपका जो दूसरा है कॉटन वो एक प्लांट है, तो दोनों अलग अलग स्पीसीज के हुए, अलग अलग वैरायटी के हुए। तो जब अलग अलग स्पीसीज की चीज का इस तरीके से मतलब डीएनए ट्रांसफर किया जाता है तो उसको ट्रांसजेनिक बोलते हैं। और अगर मान लीजिए दो सेम वैरायटी के प्लांट्स होते हैं, उनकी ब्रीडिंग की जाती है, तो उसको हाइब्रिड प्लांट बोला जाता है। ये डिफरेंस होता है हाइब्रिड और ट्रांसजेनिक प्लांट में। तो बीटी कॉटन और बीटी बैक्टीरिया, कॉटन प्लांट, इन दोनों के डीएनए को साथ में जब इंसर्ट किया जाता है मॉडिफाइड वर्जन प्राप्त करने के लिए, तो इसको बोलते हैं ट्रांसजेनिक। मतलब बीटी कॉटन किस तरीके का प्लांट हुआ? ट्रांसजेनिक प्लांट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड रेन इज चीफली ड्यू टू एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन बाई। अम्लीय वर्षा मुख्यतः किस वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से, HCl की वजह से, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से? तो एसिड रेन के तो दो कारण होते हैं, एक आपका नाइट्रिक एसिड की वजह से भी मतलब नाइट्रिक एसिड की भी एसिड रेन होती है, और H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड की भी होती है। अगर मान लीजिए आपका NO2 इस तरीके का मटेरियल होता है, तो NO2 के साथ अगर वाटर मिक्स होता है तो इससे HNO3 बनता है,
नाइट्रिक एसिड बनती है, और अगर मान लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड के साथ वाटर मिक्स होता है तो इससे आपका H2SO4 बनता है। H2SO4, पहले H2SO3 बनता है, बाद में ऑक्सीजन मिक्स होकर के H2SO4 हो जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाती है। तो सबसे ज्यादा जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है वो मेनली सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होती है, सल्फ्यूरिक एसिड रेन की वजह से होती है। तो अगर आपका ऑप्शन में कहीं भी नाइट्रिक एसिड भी दे रखा हुआ हो और कोई एक बताना हो तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जाइएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रक्शन है या फिर एसिड रेन की मात्रा सबसे ज्यादा अगर किसी की होती है तो वो सल्फ्यूरिक एसिड की ज्यादा होती है। अगर मान लीजिए पीएच पूछा जाए कि एसिड रेन का पीएच क्या होता है, तो नॉर्मल पीएच 5.6 होता है अप्रोक्सीमेटली, लेकिन एसिड रेन कब बोलते हैं, अगर यही 5.6 से ज्यादा पीएच होता है बारिश के पानी का तो उसको एसिड रेन बोला जाता है। ये क्योंकि मार्बल्स वगैरह एसिड रेन की वजह से पूरी की पूरी खराब हो जाती है, इसी वजह से ताजमहल भी आपका डैमेज हो गया था एसिड रेन की ही वजह से। तो क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा सकता है। H2S ये सब आपकी टॉक्सिक होती है, लेकिन एसिड रेन में मतलब ऐसा डायरेक्टली कोई एसिड रेन से इसका कोई मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे अधिक उत्पादक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा, सवाना या फिर डेजर्ट। तो सबसे पहली चीज, प्रोडक्टिव इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इकोसिस्टम, एक ऐसा इन्वायरमेंटल क्या नाम है पूरा का पूरा, मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट जहां पर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में प्लांट की स्पीसीज पाई जाती हैं, प्लांट स्पीसीज जहां पे ज्यादा पाई जाती हैं उसको बोला जाता है प्रोडक्टिव इकोसिस्टम। तो क्योंकि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहां पर पहली चीज पूरे साल भर टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा वार्म रहता है, और दूसरी चीज भारी बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होता है, तो इन दोनों की वजह से प्लांट को ग्रो होने के लिए फेवरेबल कंडीशंस मिल जाते हैं, जिससे कि बढ़िया से ग्रो होते हैं। तो पूरे साल भर क्योंकि टेम्परेचर भी फेवरेबल है और बारिश भी बढ़िया मिल रही है तो प्लांट्स की ग्रो होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस वजह से पूरे के पूरे जो हमारी लैंड वाली पोर्शन है उस पूरे लैंड पोर्शन में लगभग 7% की एरिया जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की ही केवल है। लगभग 50% से ज्यादा स्पीसीज जो है, प्लांट के स्पीसीज, मतलब हर एक तरीके की जो स्पीसीज हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। बाकी जो सवाना है वो आपका है ये भी, लेकिन ये सीजनल होता है, मौसम के हिसाब से है कि किसी मौसम में ज्यादा बढ़िया इकोसिस्टम रहता है और किसी मौसम में नहीं रहता है। जो तुंद्रा और डेजर्ट है, तुंद्रा आपका कोल्ड रीजन में जाता है और जो डेजर्ट है आपका वो हॉट रीजन में जाता है। तो बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से ये इतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी यहाँ पे इकोसिस्टम की नहीं होती है, और बहुत ज्यादा ठंड होने की वजह से यहाँ पे ज्यादा जो क्या नाम है प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम की है वो नहीं होती है। तो ये दोनों ठंड और गर्म की वजह से लेस प्रोडक्टिव होते हैं, लेकिन सवाना सीजनल होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपका साल भर रहता है। अब देखिए मेनली प्लांट्स का काम क्या होता है, ट्रीज का काम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना। तो क्योंकि सबसे ज्यादा प्लांट्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में है तो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी किसके पास है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन के पास है। तो इस वजह से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है, लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following chemicals are used for ripening of mangoes? निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम कार्बाइड। अगर नॉर्मली प्राकृतिक रूप से जो आमों का पकना है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है एथिलीन की वजह से, एथिलीन की वजह से। लेकिन अगर अलग से बाहर कोई केमिकल डाल के पकाना हो तो उसके लिए यूज किया जाता है कैल्शियम कार्बाइड का। क्यों, क्योंकि जब आपका कैल्शियम कार्बाइड रिएक्शन करता है मॉइस्चर के साथ, मॉइस्चर मतलब वाटर के साथ, तो मॉइस्चर के साथ या वाटर के साथ रिएक्शन करते ही इसमें से एसिटिलीन गैस निकलती है। कौन सी गैस, एसिटिलीन गैस निकलती है, और ये गैस लगभग वही काम करती है जो एथिलीन गैस काम करती है। बस डिफरेंस ये है कि एथिलीन जो है वो प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने का काम करती है, और जो एसिटिलीन है वो आर्टिफिशियल तरीके से फलों को पकाने का काम करती है। और आपका आर्टिफिशियल राइबनिंग मतलब कार्बाइड का यूज करके फलों को जो पकाने का काम था वो FSSA के द्वारा इलीगल भी कर दिया गया था, इंडिया में मना कर दिया गया था कि इसका यूज नहीं करना है। ठीक है, तो केमिकल पूछेगा तो कैल्शियम कार्बाइड, गैस पूछेगा आर्टिफिशियल तो एसिटिलीन, और अगर मान लीजिए नेचुरल गैस पूछेगा तो एथिलीन। तो ये इतनी चीजें हैं
जो कि इसके में याद रखिएगा। वैसे हार्मफुल होती क्यों है कैल्शियम कार्बाइड, क्योंकि इसमें कुछ क्या नाम है ट्रेसेस जो हैं वो आर्सेनिक और फॉस्फोरस के भी पाए जाते हैं, आर्सेनिक और फॉस्फोरस के भी पाए जाते हैं, इस वजह से ये हार्मफुल होता है कैल्शियम कार्बाइड से फलों को पकाना। नेक्स्ट है, कौन सा रोग है जो कि दूषित पेयजल से फैलता है? एड्स, टाइफाइड, एनीमिया या फिर टिटनेस। सबसे पहले एड्स की बात करें तो ये ब्लड में होता है, ब्लड ट्रांसफर हो जाए या फिर कोई फ्लूइड वगैरह ट्रांसफर हो जाए तो उसकी वजह से होता है, बॉडी फ्लूइड्स के ट्रांसफर होने की वजह से होता है। बाकी एचआईवी वायरस ब्लड में मिक्स हो जाता है तो इस वायरस की वजह से होता है, क्योंकि वायरस तो तभी बढ़ते हैं ना जब किसी कोई होस्ट सेल इनको मिल जाती है या फिर कोई होस्ट बॉडी मिल जाती है, कोई प्लांट या कोई एनिमल मिल जाते हैं। तो एचआईवी वायरस जब ब्लड में एंटर करता है तब उसकी वजह से एड्स होता है, मतलब कि हमारी खुद की बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो खुद ही को खाने लग जाती है, इसी वजह से ऑटो इम्यूनिटी मतलब डिफिशियंसी डिसीज भी इसको कहा जाता है। एनीमिया ये न्यूट्रिशन की कमी से होता है, अगर आप जो भी खाना खा रहे हैं उसमें अगर आयरन की कमी है तो इसका मतलब है कि एनीमिया की शिकायत होगी ही होगी। टिटनेस ये आपका मान लीजिए मिट्टी या फिर कोई घाव वगैरह हो जाए, तो या तो मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरिया से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में आ जाइए या फिर कोई घाव हो जाए, तो इन दोनों चीजों की वजह से जो ये क्या नाम है टिटनेस है वो होता है। होता क्यों है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो पहली चीज आपका क्या बताने जा रही थी, हाँ, क्योंकि ये बैक्टीरिया लगभग आपके मिट्टी में ही रहते हैं तो इस वजह से जो बैक्टीरिया है, मतलब ये वाली जो डिसीज है टिटनेस वाली, उसमें बोला जाता है कि मिट्टी की वजह से भी टिटनेस हो सकता है। सॉरी। तो कौन सा बैक्टीरिया का नाम क्या है? क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी, क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी। तो अगर एड्स आपका ब्लड में वायरस के एंटर होने से हो रहा है, एनीमिया आपके न्यूट्रिशन में कमी की होने की वजह से हो रहा है, आपका टिटनेस मिट्टी या घाव की वजह से हो रहा है, बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, तो इसका मतलब है टाइफाइड जो है वो आपका वाटर बॉर्न डिसीज होती है। वाटर बॉर्न डिसीज मतलब कॉन्टेमिनेटेड पानी पीने की वजह से हो जाती है। और कौन से बैक्टीरिया की वजह से होती है अगर ये पूछा जाए तो सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी, इस बैक्टीरिया की वजह से जो टाइफाइड है वो होता है। ग्रीन हाउस गैसेस डू नॉट इंक्लूड, ग्रीन हाउस गैसों में क्या चीज है जो कि शामिल नहीं है? CO2 नहीं है, N2O नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है या फिर CH4 नहीं है। तो सबसे पहले मेजर ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं ये नाम याद कर लीजिए, आगे बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, बार बार रिपीट नहीं करूंगी। कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, मीथेन, N2O, H2O वेपर, पानी का वही जो भाप वाप होता है, O3 ओजोन और आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारी आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आपका एक पॉल्यूटेंट होता है, ऐसा पॉल्यूटेंट होता है जो कि सन से जो भी इंफ्रारेड रेडिएशन आती है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो इससे कोई GH मतलब ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो ऐसा कोई खास इससे मतलब है नहीं। बाकी जो आपकी CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रीन हाउस गैस होती है क्योंकि इसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान ओजोन लेयर को होता है। ठीक है, तो ये इतनी चीजें थी, बाकी राइट ऑप्शन आपका इसका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइकोटिलेडनस प्लांट्स, इनमें से कौन सा एक है जो कि द्विबीज पत्री पौधा है? तो देखिए सीड्स के बेसिस पर होता है, सीड्स के बेसिस पर डिवीजन किया जाता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी सीड्स जो है वो बाहर की तरफ नेकेड रहती हैं, बाहर की तरफ ही दिखाई पड़ती हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी सीड्स जो है वो फ्रूट्स के अंदर एनक्लोज रहती हैं, फ्रूट्स के अंदर एनक्लोज रहती हैं। तो फ्रूट्स के अंदर एनक्लोज होने के बेसिस पर इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक डाइकॉट प्लांट्स होते हैं, एक आपकी मोनोकॉट सीड्स होती हैं। डाइकॉट सीड्स का मतलब ऐसे प्लांट जिसमें कि दो सीड्स होती हैं, और मोनोकॉट्स मतलब जिनमें केवल सिंगल सीड पाई जाती है।
जैसे कि मान लीजिए जो मस्टर्ड है, सरसों है, जिसको राई बोलते हैं, इसको आप भिगो करके अपने हाथ से इसकी आउटर लेयरिंग हटा करके देखिए, तो अंदर वो दो पार्ट में जो बीज होता है वो डिवाइड हो जाता है। तो उसका मतलब मस्टर्ड कैसा हुआ? डाइकोटिलेडनस हुआ, डाइकोटिलेडनस प्लांट हुआ, मतलब कि ऐसा प्लांट जिसमें जो सीड्स हैं वो आपकी दो हैं, दो लीव्स से मिलकर के बनी हुई है, दो सीड लीव्स जिसमें इंसर्टेड है। और आपका मोनोकॉट, जिसमें कि एक सीड लीव्स होती हैं, जैसे कि बैम्बू है, बनाना है, शुगर केन है, ये सारे के सारे एक कॉटिलेडन इसमें पाए जाते हैं, मतलब कि मोनोकॉट्स होते हैं। ठीक है। अब दूसरी चीज इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, हम डाइकॉट और मोनोकॉट, एक तो मेरा पेन ठीक नहीं चल रहा है, डाइकॉट और मोनोकॉट, इतना बेकार लिख जा रहा है, डाइकॉट और मोनोकॉट। अब इनसे हम कैसे पहचानेंगे कि इनमें जो पत्तियां होती हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट में जो पत्तियां होती हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? जालीनुमा, मतलब इसमें जो ये वेन्स बनी होती हैं इस तरीके से, वो जालीनुमा होती हैं या फिर पैरेलल होती हैं। तो जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं, डाइकोटिलेडनस प्लांट्स होते हैं, उनमें जो वेनेशन है वो किस तरीके का होता है? रेटिकुलेट होता है, जाली के तरीके का होता है। और मोनोकॉट में किस तरीके का होता है? पैरेलल होता है। वहीं पर अगर डाइकॉट प्लांट्स में हम बात करें कि रूट्स कैसी होती हैं, तो डाइकॉट में टैप रूट सिस्टम होता है और मोनोकॉट में फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अपटेक ऑफ वाटर इन प्लांट्स टेक्स प्लेस बाय, पौधों में जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो देखिए दो काम चलता है, एक सॉइल में से वाटर और मिनरल को ले करके ऊपर प्लांट्स तक पहुंचाना, और दूसरा काम होता है ऊपर पत्तियों में जो भी खाना बन रहा है, जो भी स्टोर फूड है स्टार्च के फॉर्म में, उसको नीचे सारे रूट्स तक और इसके अलावा सारे के सारे स्टेम्स तक पहुंचाना। तो अगर मान लीजिए रूट्स के द्वारा पानी को ऊपर सारे के सारे पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है तो उसको जाइलम कहते हैं। और अगर मान लीजिए जो पत्तियों के द्वारा फूड प्रिपेयर किया गया है उस फूड को बाकी के तनों में और नीचे रूट्स में भेजा जाता है तो उसको फ्लोएम कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक तरीके की टिश्यूज होती हैं, पेन की तरह हो जाता है भाई, टिश्यूज होती हैं, वैस्कुलर टिश्यूज होती हैं, और ये क्या काम करती हैं? वेसल्स की तरीके से पूरे के पूरे प्लांट में कनेक्टेड रहती हैं, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, इन दोनों को ट्रांसफर करने का काम करती है। जो आपका कैम्बियम है, इसके बारे में भी जब देख ही रहे हैं तो उसको भी देख लेते हैं। जो आपका कैम्बियम है, किधर गया, ये लेटरल मेरिस्टेम होती है, एक तरीके की टिश्यू होती है, लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू होती है, जिसका काम क्या होता है? अगर मान लीजिए कोई प्लांट टूट जाए, जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी जो स्टेम्स होती हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती हैं, स्टेम्स सॉफ्ट होने की वजह से क्या होता है कि वो टूट के पेड़ में ही लगी रहती है लेकिन हल्की सी गिर जाती है। जैसे कि मान लीजिए ये लंबी सी थी, ये टूट जाएगी तो ये ऐसे तरीके से लटक जाएगी जो दूसरी स्टेम है। तो ये जो कैम्बियम है, लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू है, ये क्या करती है? उस टूटी हुई ब्रांच को रिपेयर करके वापस से उसको ग्रो करने में मदद करती है। और जो टूटी हुई ब्रांच वापस से ग्रो होती है इसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो जो कैम्बियम है वो किस चीज में हेल्प करती है? सेकेंडरी ग्रोथ में मदद करती है। बाकी ये जो पैलिसेड है ये सेल्स होती हैं। जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है तो उसके लिए क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है ना, क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है और उसी में क्लोरोप्लास्ट होता है। तो जिनमें पैलिसेड सेल्स होती हैं उसमें ज्यादा मात्रा में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, उस पत्ती में क्लोरोप्लास्ट ज्यादा पाया जाता है। जिस पत्ती में पैलिसेड सेल्स ज्यादा होंगी उस पत्ती में क्लोरोप्लास्ट जो है वो ज्यादा पाया जाएगा। क्लोरोप्लास्ट ज्यादा पाया जाएगा तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो भी उस पत्ती के द्वारा ज्यादा बेहतर तरीके से की जा सकती है। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फर्स्ट लिटरेरी सोर्सेस, प्रथम साहित्यिक स्रोत कौन सा है? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है कि अथर्ववेद है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऋग्वेद। आप सब लोग को पता है जो पहला लिटरेरी सोर्स है वो आपका ऋग्वेद में ही दिया है। दूसरी चीज, वेदास जो वेद होते हैं उनको श्रुति कहा जाता है।
श्रुति लिटरेचर में कंसीडर किए जाते हैं। श्रुति लिटरेचर में कंसीडर किए जाते हैं मतलब कि इनको शुरुआती तौर पर लिखा नहीं गया था, बस कुल सुना गया था। जो हाई कॉन्शियसनेस वाले क्या नाम है, ऋषि मुनि होते थे, वो लोग जब ध्यान में होते थे तो ध्यान के टाइम पे उनके माइंड में या फिर उनके अंदर, माइंड नहीं बोल सकते हैं क्योंकि माइंड आपकी मटेरियलिस्टिक चीज होती है, तो उनके अंदर जो भी नॉलेज उठती थी उनको वो दूसरों के पास ट्रांसफर करते थे, तो लोग सुन करके उन चीजों को जानते थे। फिर बाद में उसको रिटन फॉर्म में लिखा गया, इनिशियली वो रिटन फॉर्म में नहीं थी। बाकी ऋग्वेद में टोटल कितने सूक्त हैं अगर बाई चांस ये पूछ लिया जाए तो ऋग्वेद में टोटल आपके 1028 हिम्स या फिर सूक्त पाए जाते हैं। जो आपका ये गायत्री मंत्र है वो भी ऋग्वेद के ही अंदर है। वो कौन सा है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये आपका जो गायत्री मंत्र है वो इसी ऋग्वेद के अंदर ही आता है। सामवेद में क्या है, सामवेद में आपकी गाने से संबंधित या फिर संगीत से संबंधित चीजें दे रखी हैं। यजुर्वेद में रिचुअल्स वगैरह के बारे में दे रखे हैं, और अथर्ववेद में किस तरीके से आयुर्वेद से संबंधित ये सारी की सारी चीजें वो दे रखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which two gases make up 99% of the atmosphere? वायुमंडल का 99% भाग कौन सी गैसों से मिलकर के बना हुआ है? तो आपकी जो नाइट्रोजन है वो कितनी होती है, 78%। जो ऑक्सीजन है वो होती है 20%। इन दोनों से मिलकर के बनता है 98%, और इन दोनों के डेसिमल पॉइंट से आगे जितना परसेंट होता है अगर उसको ऐड कर लें तो 99% बन जाता है। मतलब कि अगर N2 और O2 को मिक्स करें तो अप्रोक्सीमेटली 99% बनती है। अब 99% बन रही है तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये ही अकेले मिलकर के पूरे एटमॉस्फेयर की 99% गैसेस बनाती हैं। दूसरी चीज इसके बारे में क्या है, इसके अलावा जो 1% है वो 1% कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी के जो गैसेस हैं आर्गन वगैरह वो सब आपकी इसी में आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल एक्सकर्जन इन ईवीएस, ईवीएस में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? डेवलप द एनर्जी ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की ऊर्जा विकसित करना। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस टू द स्टूडेंट्स, छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव देना। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो ईवीएस में फील्ड ट्रिप्स पे बच्चों को लगाया लेकर जाया जाता है, शैक्षिक भ्रमण पर जो बच्चों को ले जाया जाता है, तो उसमें क्योंकि बच्चों की मैक्सिमम सेंसेस इंगेज रहती हैं, आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, हाथों से टच कर रहे हैं, तो उनको ज्यादा एक्सपीरियंस, ज्यादा अनुभव वहां से फील होता है, जिससे कि उनको ज्यादा चीजें समझ में आती है। तो मेन उद्देश्य यही होता है। हाउ टू रिकॉग्नाइज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल, शारीरिक रूप से शुष्क मृदा की विशेषता कैसे पहचाने? देखिए, एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये प्रेशर क्या करने का काम करता है? किसी भी चीज को खींच के ऊपर की तरफ ले जाने का काम करता है। जैसे कि मिट्टी है, मिट्टी में रूट्स हैं, ये रूट्स ऑस्मोटिक प्रेशर लगाती हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर लगने की वजह से ये सॉइल में से पानी को खींचती हैं और पानी को खींच करके ऊपर पहुंचाती है, इसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखिए, कुछ सॉइल ऐसी होती है जिसमें कि अगर सॉल्ट की मात्रा ज्यादा हो जाए, नमक की मात्रा ज्यादा हो जाए, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाए, तो वो जो मिट्टी है, वो जो सॉइल है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना स्टार्ट कर देती है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना स्टार्ट कर देती है। तो मिट्टी का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है और जो रूट्स का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो घट जाता है। तो जो पानी है वो रूट्स खींच करके ऊपर के प्लांट्स के पार्ट्स को ठीक तरीके से नहीं दे पाती हैं, तो इस वजह से उनको क्या कहा जाता है? फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल कहा जाता है। ऐसी सॉइल देखने में तो गीली नहीं रहती है, उसमें अच्छा खासा पानी रहता है, लेकिन उसमें सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। पानी प्रेजेंट रहता है लेकिन उसमें सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से प्लांट्स को सॉइल नहीं मिल पाती है, इस वजह से उनको फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल कहा जाता है। तो आपका सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें होता क्या है, जो रूट्स का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम हो जाता है, सॉइल का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से रूट्स सफिशिएंट अमाउंट में वाटर को कलेक्ट करके ऊपर के प्लांट्स तक नहीं भेज पाती हैं। ये मेनली जहां पर एल्कलीन सॉइल्स वगैरह पाई जाती है ना, जहां पर नमक की मात्रा ज्यादा होती है एल्कलीन सॉइल्स में, तो वहां पर ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं।
रिवर्स ऑस्मोसिस इफेक्ट इसको बोलते हैं, कि जो रूट्स को लगाना चाहिए वो सॉइल लगाना स्टार्ट कर देती है। Why are continuous and comprehensive evaluation necessary? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? ये जानने के लिए कि शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा, शिक्षार्थियों की प्रगति को सतत रूप से असतत रूप से बनाए रखना, नो अननेसेसरी फियर ऑफ एग्जामिनेशन। सीसीई किस लिए कराया जाता है? इस तरीके का इवेल्युएशन जिसमें बच्चे की सिर्फ और सिर्फ रिटन क्वालिटी नहीं, सारी की सारी स्किल्स, एबिलिटीज, ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाए, उन सब चीजों का मूल्यांकन किया जाए, जिससे कि बच्चों के अंदर से जो पूरा का पूरा डर होता है असेसमेंट वगैरह का, वो निकल जाता है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ग्रेजिंग एनिमल्स चेंज वेजिटेशन बाय, चरने वाले जानवर वनस्पति को किस प्रकार बदलते हैं? सीड डिस्पर्सल, बीज प्रकीर्णन के द्वारा, क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण के द्वारा, सेलेक्टिव ग्रेजिंग, चुनिंदा चराई के द्वारा, स्प्रेडिंग डिसीज, रोग फैलाने के द्वारा। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जहां पर अगर 1 2 3 4 5 5 तरीके के प्लांट्स लगे हुए हैं, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर तरीके का प्लांट जो है उसी को बार बार खाते हैं, तो उनके इस चुनिंदा चराई करने की वजह से, सेलेक्टिव ग्रेजिंग करने की वजह से बाकी के प्लांट्स हैं वो ज्यादा ग्रो करते हैं और वो पर्टिकुलर प्लांट थोड़ा सा कम हो जाता है, तो इसको बोलते हैं सेलेक्टिव ग्रेजिंग। इसकी वजह से वेजिटेशन जो है वो प्रभावित होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी बोन्स? स्वस्थ हड्डियों के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? पोटेशियम, विटामिन, कैल्शियम और विटामिन, कैल्शियम और विटामिन सी, कैल्शियम और विटामिन डी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, जो कैल्शियम है ये सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है हमारे बोन्स और टीथ को बरकरार रखने के लिए, बोन्स और टीथ को बरकरार रखने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी होगी, तो ये जो कैल्शियम है वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। हम जब भी खाना खाते हैं और अगर उसमें कैल्शियम की मात्रा हो तो उसके साथ विटामिन डी का भी होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर विटामिन डी होगी तभी ये जो कैल्शियम है वो एब्जॉर्ब हो पाएगा। मेनली काम क्या होता है विटामिन डी का? ये हमारी क्या नाम है, इंटेस्टाइन में जब कैल्शियम पहुंचता है, क्योंकि मेन तो स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन ही जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उनको एब्जॉर्ब करके और वो हमारे खून तक, हमारे ब्लड तक भेजने का काम करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हर एक तरीके के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एब्जॉर्ब होना जरूरी है। तो जब भी हम कैल्शियम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं और वो हमारे इंटेस्टाइन तक पहुंचता है, तो इंटेस्टाइन अगर अच्छे से एब्जॉर्ब करे कैल्शियम तो उसके लिए विटामिन डी का होना जरूरी है। अगर विटामिन डी होगा तभी कैल्शियम अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब किया तभी जाकर के वो हमारे ब्लड में मिक्स होगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगर बच्चों में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उनको रिकेट्स उनकी उस बीमारी को रिकेट कहते हैं, रिकेट्स बोलते हैं। और अगर मान लीजिए वही चीज जो एडल्ट्स हैं उनके अंदर विटामिन डी की कमी हो जाए तो उसको ऑस्टियोमेलेशिया बोलते हैं, ऑस्टियोमेलेशिया बोलते हैं। दोनों ही कंडीशंस में क्या हो जाता है, जो बोन्स होती है बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है। नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज इन इंडिया। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी का नाम बताइए। माउंट केटू, माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा या फिर माउंट धौलागिरी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्योंकि इंडिया में पूछा हुआ है ना, तो इंडिया में आपका सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8586 मीटर ये है ऊंचाई। ठीक है, और क्या नाम है, क्या बोलते हैं, जो सबसे ऊंचा है हमारा माउंट एवरेस्ट, अगर हम वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक की बात करें तो वो 8849 है। ठीक है, ये 586 है, ये 849 है। तो ये इंडिया में पड़ता है और जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में पड़ता है। ठीक है, और जो ये K2 है ये पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब जो K2 है ये भी कंचनजंगा से छोटा ही होता है, मतलब सॉरी, ये जो K2 है वो कंचनजंगा से बड़ा ही होता है, ऊंचाई पर ही होता है, क्योंकि इसका 586 है और उसका 600 समथिंग है, 8600 समथिंग करके कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट लोअर क्लासेस प्लेवे मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन। निम्न कक्षाओं में खेल विधि शिक्षण किस पर आधारित है? सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पर आधारित है या फिर फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम पर आधारित है, मेथड्स ऑफ टीचिंग के सिद्धांत पर आधारित है या साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल? देखिए, अगर हम प्लेवे खेलों के द्वारा बच्चों को सिखाएंगे
तो ये एक तरीके का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है कि खेल से सिखाने पर बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होता है, बच्चे की रुचि विकसित होती है और उस रुचि की वजह से उसकी जिज्ञासा बढ़ेगी, फिर वो अपने आप से सीखने जानने की कोशिश करेगा। जो कि डी किसके द्वारा दी गई अगर पूछ लिया जाए तो ये आपका फ्रोबेल के द्वारा दिया गया है। नेम द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर, आइनोस्फेयर या फिर ट्रोपोस्फेयर। तो इसका पहले तो लेयर याद रखिए, सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर आती है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बाद लास्ट में आता है एक्सोस्फेयर। तो सबसे लोअर कौन सी हुई? ट्रोपोस्फेयर। ये क्या हो गया? सबसे लोअर लेयर कौन सी हुई? तो ट्रोपोस्फेयर हो गया। मतलब कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। लगभग 0 से लेकर के 13 किलोमीटर के, मतलब जो हमारा अर्थ का सरफेस है उसके लगभग 0 से लेकर के 13 किलोमीटर तक के ऊपर में ये पूरी की पूरी जो आपकी ट्रोपोस्फेयर वाली लेयर है वो फैली हुई है। और अगर बाउंड्री पूछे कि इस ट्रोपोस्फेयर, किधर गया, इस ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर, इन दोनों के बीच की बाउंड्री को क्या बोला जाता है? तो ट्रोपोस्फेयर और किधर गया, पेन मिल जा भाई। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर, इन दोनों के बीच की बाउंड्री पूछी जाए कि इसकी बाउंड्री को क्या बोला जाता है, तो इन दोनों के बीच की बाउंड्री को ट्रोपोपॉज बोला जाता है। तो इस तरीके से हर एक के बीच की बाउंड्री का नाम होता है स्ट्रेटोपॉज, मेसोपॉज, थर्मोपॉज, इस तरीके से। जो थर्मोस्फेयर है उसको आइनोस्फेयर भी कहा जाता है, थर्मोस्फेयर को आइनोस्फेयर भी कहा जाता है। मेरा पेन नहीं चल रहा है तो मेरी बात पर ज्यादा ध्यान रखिएगा, मैं क्या लिख रही हूँ मेरे हाथ से कुछ बन ही नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट, आप लोग को पता ही है कि जो ओजोन लेयर होती है वो आपकी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, समताप मंडल के अंदर होती है। भी तो हमको क्वेश्चंस इसके मिलेंगे बहुत सारे। नेम द डिसीज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग का नाम? स्कर्वी, बेरी, नाइट ब्लाइंडनेस या फिर फटीग। तो उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विटामिन सी हो जाए, मतलब विटामिन सी तो है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा स्कर्वी। जो आपका विटामिन सी है इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड मतलब ये एक एसिड और विटामिन दोनों है, तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। जो आपका विटामिन बेरी है वो किसकी वजह से होता है? विटामिन बी1 की वजह से होता है, जिसको थायमीन भी बोला जाता है। जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो विटामिन ए की कमी से होता है, और जो थकान वगैरह है वो तो अनीमिया की कमी वमी होती है उसकी वजह से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट विमेन आईपीएस ऑफिसर इन इंडिया? ये सबको पता है, किरण बेदी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेम द फेमस वन हॉर्न राइनोसेरस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन असम, असम में प्रसिद्ध एक सींग वाले गेंडे के वन्य जीव अभयारण्य का नाम बताइए। क्या है? मानस है, काजीरंगा है, गिर फॉरेस्ट है या फिर आपका कान्हा किसली है। तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा काजीरंगा। काजीरंगा ये जो नेशनल पार्क है इसमें लगभग पूरी दुनिया का अगर देखें ना तो पूरी दुनिया का लगभग 2/3 जो वन हॉर्न्ड राइनोसेरस है वो यहीं पे, राइनोस जो है वो यहीं पे पाए जाते हैं। अच्छा, काजीरंगा है कहाँ? असम में है। कहाँ? असम में। कौन सी नदी के पास पड़ता है? ब्रह्मपुत्र नदी के पास पड़ता है। तो ये दोनों चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र का जो दक्षिणी तरफ है ना, जो दक्षिणी किनारा है वहां पे असम लगभग आसपास में टच में आ जाता है। तो असम कौन सी जगह पर पड़ता है? असम कौन सी रिवर के पास में पड़ता है? तो ब्रह्मपुत्र। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पॉइंट याद रखिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए। ठीक है। और वन हॉर्न्ड ये जो राइनोज हैं इनको आप सब लोग को पता ही है, आईयूसीएन की लिस्ट में रखा गया है। कौन सी लिस्ट में? वल्नरेबल की लिस्ट में, वल्नरेबल की लिस्ट में रखा गया है। जो मानस नेशनल पार्क है ये भी असम में ही है, ये टाइगर और टाइगर प्रोजेक्ट के लिए जाना जाता है। जो गिर फॉरेस्ट है वो गुजरात में है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए जाना जाता है, एशियाटिक लॉयंस के लिए जाना जाता है। और जो कान्हा किसली है ये मध्य प्रदेश में है, ये किसके लिए जाना जाता है? टाइगर्स के लिए जाना जाता है। तो याद रखिए, गिर फॉरेस्ट एशियाटिक लॉयंस के लिए, काजीरंगा वन हॉर्न राइनोस के लिए, और आपका जो कान्हा है मध्य प्रदेश में वो टाइगर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इग्नियस रॉक्स, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है?
बेसाल्ट होगा, लाइमस्टोन होगा, स्लेट होगा कि ग्रेफाइट होगा? तो देखिए, जो इग्नियस रॉक्स है वो सबसे पहले बनती किससे है? जब ये लावा वगैरह है, फटता है, फटने के बाद ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद जब वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से ये इग्नियस रॉक्स जो हैं वो बनते हैं। इसमें आपका दो आता है, एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक आती है, एक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक आती है। तो इसमें से लिख नहीं जा रहा है, कुछ मैं समझा नहीं पा रही हूँ ठीक से। एक इंट्रूसिव, एक एक्सट्रूसिव, इसमें दो आते हैं। जो इंट्रूसिव है उसमें जब मान लीजिए जो अंडरग्राउंड में पड़ा हुआ है लावा और वो बहुत धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, तो उसको बोलते हैं इंट्रूसिव। अंदर ही क्योंकि रहता है ना, अंदर ही रहता है, अंदर ही पड़े पड़े धीरे धीरे ठंडा होता है, तो उसको बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। और जो बाहर अर्थ के सरफेस पे आकर के बहुत तेजी से ठंडा हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है, उसको एक्सट्रूसिव बोलते हैं। ये डिफरेंस होता है दोनों में। अगर एक्सट्रूसिव पूछेगा तो ये एक्सट्रूसिव में बेसॉल्ट आएगा, और अगर मान लीजिए इंट्रूसिव पूछेगा तो इंट्रूसिव में ग्रेनाइट आएगा। ग्रेनाइट और बेसॉल्ट ये दोनों ही इग्नियस रॉक्स हैं, लेकिन बाई चांस आपका इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव पूछ लिया जाए तो उस टाइम पे ध्यान रखिएगा। बेसाल्टिक, ये जो बेसाल्टिक लावा है वो सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? डेक्कन प्लेट्यू के अंदर पाया जाता है, डेक्कन प्लेट्यू में पाया जाता है। बस आपको इतना ही याद रखना है। तो उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि बेसॉल्ट। जो लाइमस्टोन है और चॉक है, ये सारी की सारी चीजें सेडिमेंट्री रॉक्स में आती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स में आती है। सेडिमेंट्री रॉक्स का मतलब क्या होता है कि जो पत्थर हैं वो टुकड़े टुकड़े करके जब कहीं इकट्ठा होते रहते हैं, तो उनके इकट्ठा होते होते उनके सेडिमेंट्स की वजह से नीचे इकट्ठा होते होते जब वो पत्थर में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको बोला जाता है। और आपका जो ये स्लेट है, ये किसका एग्जाम्पल है? मेटामॉर्फिक रॉक्स का, मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जाम्पल है, जो कि बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से जो पत्थर में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको बोला जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक से बनते हैं। और बाकी ग्रेफाइट जो है ये भी आपका मेटामॉर्फिक मिनरल में आती है। इसको रॉक नहीं कहेंगे, पत्थर नहीं बोलेंगे, ग्रेफाइट को मिनरल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन लेयर। अभी इसके बारे में हमने बात की। ओजोन लेयर जो है आपकी वो स्ट्रेटोस्फेयर में पड़ती है, समतापमंडल में पड़ती है, जो कि 15 से 35 किलोमीटर लगभग ऊपर है। क्योंकि आपका जो ट्रोपोस्फेयर है वो 0 से लेकर के लगभग 13-14 किलोमीटर तक पड़ जाता है। तो उसके हिसाब से देखें तो ट्रोपोस्फेयर 14-15 किलोमीटर से ऊपर जाकर के लगभग 35 किलोमीटर ऊपर तक पड़ती है। ये जितनी भी यूवी बी और जितनी भी यूवी सी रेज आती है ना, उन सबको एब्जॉर्ब कर लेती है। और मेनली ये किसकी वजह से खराब होती है? मेनली क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से खराब होती है। एंटार्क्टिका में, सब एंटार्क्टिका के ऊपर सबसे पहली बार होल देखा गया था ओजोन लेयर में। ये इतनी चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है। बाकी ओजोन लेयर के लिए जो प्रोटोकॉल बनाया गया था वो कौन सा था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया था कब? 1987 में। बाहर चला गया। 1987 में बनाया गया था। ये इतनी चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी। सिख रिलीजन के फाउंडर कौन थे? तो सिख रिलीजन के जो फाउंडर है वो गुरु नानक देव जी थे। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इंस्ट्रूमेंट टू रिकॉर्ड द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, अब इसके बारे में हमने पीछे बात ही की थी। सीस्मोग्राफ जब ऑप्शन में दिया गया था, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपसे पूछा जाए कि रिचटर स्केल क्या होती है, रिचटर स्केल क्या होती है, तो रिचटर स्केल में 0 से लेकर के 9+ तक का पूरा मेजरमेंट दिया रहता है। ये हमको मैग्नीट्यूड बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है। मैग्नीट्यूड मतलब कितनी मात्रा में अर्थक्वेक आया था। और मेजरमेंट किया किससे जाता है? तो हमको सीज्मिक वेव्स जो है, सीज्मिक वेव्स जो हैं, उनसे पता चलता है कि हाँ जो अर्थ है उस पे अर्थक्वेक आने वाला है, धरती हिलने वाली है। तो उसका मेजरमेंट सीस्मोग्राफ से किया जाता है। दोनों ही अर्थक्वेक से रिलेटेड है। अर्थक्वेक आने के दौरान जो सीज्मिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो पता करने के लिए सीस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। और जो अर्थक्वेक आया है उसका मैग्नीट्यूड क्या है वो पता करने के लिए रिक्टर स्केल का यूज किया जाता है। बैरोग्राफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए किया जाता है। कार्डियोग्राफ ये हार्ट की एक्टिविटी के लिए होता है। एपिसेंटर ये हमारा अर्थक्वेक से रिलेटेड होता है, जो सेंटर पार्ट होता है ना उसको बोला जाता है
मेनली जहां पर अर्थक्वेक आ रहा है उसी के ऊपर का जो पार्ट होता है उसको एपिसेंटर कहा जाता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट डे इन द सदर्न हेमिस्फेयर, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो 22 दिसंबर होता है। ये आपका समर सोलिस्टिस कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? समर सोलिस्टिस बोलते हैं, सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, 22 दिसंबर को होता है, ये पता ही है। हाँ, इसमें एक और पॉइंट है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जस्ट ऊपर पड़ता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जस्ट ऊपर ही, जस्ट आमने सामने थोड़ा सा ऊपर जाकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर आपका ये समर सॉलिस्टिस होता है, जो कि 22 दिसंबर को पड़ता है, 22 ऑफ दिसंबर को पड़ता है। सत्यार्थ प्रकाश के ऑथर कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बिहू इज अ फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू आप सब लोग को पता है असम का लोक नृत्य है। ठीक है, घूमर जो है वो राजस्थान की है, घूमर राजस्थान का है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। और आपका अगर क्या नाम है, क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश का बोला जाए तो उसको कथक। ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स इज कॉल्ड, आपस में जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं के समूह को क्या कहते हैं? फूड साइकिल बोलते हैं, चेन रिएक्शन बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं, या फिर पिरामिड्स ऑफ बायोमास बोला जाता है। तो जब भी इंटरकनेक्टेड फूड चेन की बात करेगा तो इंटरकनेक्टेड फूड चेन आपका फूड वेब होता है, याद रखिएगा। फूड चेन इंटरकनेक्टेड मतलब जो भी खाने की चीजें होती हैं वो सब एक दूसरे से, मतलब जो एक लोग दूसरे लोग से कनेक्टेड रहते हैं, इनको खाएंगे उनको खाएंगे इनको खाएंगे। और जो फूड चेन होती है, फूड चेन होती है वो आपकी लीनियर सीक्वेंस होती है, लीनियर सीक्वेंस होती है। लीनियर सीक्वेंस का मतलब जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हर्बीवोर्स को खाएंगे, जो हर्बीवोर्स हैं उनको कार्निवोर खाएंगे। हर्बीवोर्स प्रोड्यूसर्स को खाएंगे, कार्निवोर हर्बीवोरस को खाएंगे। तो ये इतनी चीजें जो हैं वो आपकी लीनियर सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करती है। अगर लीनियर फीडिंग सीक्वेंस की बात की जाएगी, लीनियर मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन ही तो होता है। एक रेखा में अगर सीक्वेंस पूछा जाए कि कौन किसको खाता है तो फूड चेन कहा जाएगा। और अगर पूरा का पूरा इंटरकनेक्टेड फूड चेन की बात की जाए कि कौन सी फूड चेन किसको किसके साथ कनेक्टेड है तो फूड वेब होगा। ये सब आप लोग बचपन में पढ़े हैं, आपको पता ही है, इसमें कुछ अलग से बताने की जरूरत है। और ये कंफ्यूजन हो सकती है कि पिरामिड ऑफ बायोमास, जैव भार का पिरामिड, ये क्या होता है? तो ये जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए पिरामिड ऑफ बायोमास का यूज किया जाता है। आपका एनर्जी फ्लो की बात करें तो लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल की तरफ एनर्जी का फ्लो होता है, जहां पर 10% का रूल जो है वो अप्लाई होता है। गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जानवर के संरक्षण के लिए जाना जाता है? एलिफेंट, स्नैक, राइनोसरस या फिर लायन। अभी हमने पीछे इसके बारे में बात की है, वो लॉयंस के लिए जाना जाता है। कौन सी लॉयंस? एशियाटिक लॉयंस की, गुजरात में है जो कि। बाकी राइनोसेरस, काजीरंगा पीछे बात किया था। और बाकी अगर क्या नाम है, क्या बोलते हैं भाई, जो एशियाटिक लॉयंस है इनको भी IUCN में इन्वॉल्व किया गया है, लेकिन कौन सी कैटेगरी में? इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड में इनको रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन मफलर इज रिलेटेड टू सॉइल पोल्यूशन या फिर नॉइज पोल्यूशन या फिर एयर पोल्यूशन या फिर वाटर पोल्यूशन? तो जो ग्रीन मफलर है आपका वो नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड होता है, और जो ग्रीन बेल्ट है वो आपकी एयर पोल्यूशन से रिलेटेड होती है। दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। ग्रीन मफलर का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा जो हाईवेज वगैरह होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा शोर वोर आता है, वहां पर अगर प्लांट खूब सारे ट्रीज लगा दिए जाए, उनका प्लांटेशन कर दिया जाए, तो जो साउंड है वो ट्रीज एब्जॉर्ब कर लेती हैं, इसको ग्रीन मफलर बोलते हैं। और अगर एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए पेड़ों का यूज किया जाता है तो उसको ग्रीन बेल्ट बोला जाता है। ये डिफरेंस होता है दोनों। विच ऑफ द फॉलोइंग सी सेपरेट यूरोप फ्रॉम अफ्रीका, निम्नलिखित में से कौन सा सागर है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो रेड सी लाल सागर, ब्लैक सी काला सागर, अरेबियन सी अरब सागर, मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर। तो उसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेडिटेरेनियन सी। ठीक है,
ये क्वेश्चन याद रखिएगा। रेड सी कहां पर है? तो रेड सी आपकी अरेबियन पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला और अफ्रीका के बीच में है। अरेबियन सी की बात, एक मिनट, ब्लैक सी की बात करें तो ब्लैक सी कहां पे है? जो यूरोप है, यूरोप और टर्की के बीच में पड़ता है, यूरोप और टर्की के बीच में पड़ता है। ये लिख नहीं जा रहा है, ध्यान रखिएगा। ब्लैक सी यूरोप और टर्की के बीच में पड़ता है। रेड सी अरेबियन पेनिनसुला अफ्रीका के बीच में पड़ता है। यूरोप और अफ्रीका के बीच में मेडिटेरेनियन सी पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल ओजोन डे कब मनाया जाता है? तो ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी आपको बता चुकी हूँ। आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था 16 सितंबर 1987 में। 16 सितंबर 1987 में क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, तो उसी को बार बार याद दिलाने के लिए 16 सितंबर को हर साल ओजोन डे मनाया जाता है। इन अ फूड चेन हर्बीवोर्स आर, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कैसे होते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, डिकम्पोजर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि सॉरी, प्राइमरी प्रोड्यूसर नहीं, प्राइमरी कंज्यूमर। हर्बीवोर्स की बात हो रही है ना, प्रोड्यूसर्स तो प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, उन प्रोड्यूसर्स को खाने का काम प्राइमरी कंज्यूमर के द्वारा किया जाता है। साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट्स इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? तो तत्वों के चक्रण को बायो जियो केमिकल साइकिल, जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। बायो मतलब क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जियो मतलब होता है धरती। अर्थ, अर्थ में क्या आ गया? जो भी आपका पत्थर पानी है सब इसमें आ गया, अर्थ में आ गया। और केमिकल मतलब जो रिएक्शंस होती हैं उनको बोला जाता है। इन तीनों वर्ड्स से मिलकर के आपका ये साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट्स जो इकोसिस्टम का है वो बना हुआ है। इसी वजह से इसको बायोजियो केमिकल साइकिल्स कहा जाता है। इनकी जो भी कार्बन की, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, सल्फर की, इनकी जो पूरी की पूरी साइक्लिंग चलती है हमारे एनवायरनमेंट में, उनको इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ये सब होता है। नाइट्रोजन साइकिल से बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं। सबसे पहले फिक्सेशन, फिर होता है नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन के बाद होता है एसिमिलेशन, और एसिमिलेशन के बाद वापस से डी इंट्रिफिकेशन। इधर लिख दे रही हूं, डी इंट्रिफिकेशन। Which one of the fuels causes minimum environmental pollution? निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन है जिससे कि सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? तो हाइड्रोजन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है, क्योंकि इसकी वजह से अगर ये आपका ऑक्सीजन के साथ मिक्स होती है, जो हाइड्रोजन है वो जब ऑक्सीजन के साथ मिक्स होती है तो आपका वाटर वेपर ही रिलीज होता है। तो वाटर वेपर सबसे कम एनवायरमेंट को पल्यूट करती है। इंडेंजर्ड एनिमल जायंट पांडा, पांडा इज फाउंड इन, कहाँ पे पाया जाता है? संकटग्रस्त जानवर विशाल पांडा कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, चाइना में या फिर ब्राजील में? तो ये आपका चाइना से बिलोंग करता है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो क्या नाम है, जायंट, आपको पांडा के बारे में आपको पता है कि उनको बांस पे खेलना, वो ज्यादा वहां पे बांस वगैरह पे रहते हैं, बैम्बू वगैरह पे रहते हैं, तो बैम्बू फॉरेस्ट में चाइना के ज्यादा पाए जाते हैं। और आईयूसीएन की लिस्ट में इनको कौन सी कैटेगरी में रखा गया है? तो आईयूसीएन में आपका इंडेंजर्ड नाम ही लिखा हुआ है, इंडेंजर्ड है। वल्नरेबल में भी आपका जब बिल्कुल क्या नाम है 2022 का टाइम चल रहा था ना, उस टाइम पे इसको वनरेबल वल्नरेबल में रखा गया था। ठीक है। अच्छा, चाइना का नेशनल एनिमल पूछा जाए, लेकिन चाइना का नेशनल एनिमल क्यों ही पूछा जाएगा? जायंट पांडा को ही नेशनल एनिमल कहा जाता है, माना जाता है चाइना का। जो रेड पांडा है आपका, रेड पांडा है, ये सिक्किम में पाया जाता है। रेड पांडा सिक्किम में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा फेमस है कोयला, ए करके स्पेलिंग होती है, और ब्राजील में जैगुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस ट्रेजेडी अकर्स ड्यू टू द रिलीज ऑफ, भोपाल गैस ट्रेजेडी किसके रिसाव के कारण हुई थी? तो ये सब आप लोग रट ही चुके होंगे, मेथिल आइसोसाइनेट की वजह से हुई थी, जिसको MIC भी कहते हैं। ये आपका एक यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी, यूनियन कार्बाइड
पेस्टिसाइड फैक्ट्री थी। इस फैक्ट्री से ज्यादा अमाउंट में, मतलब लगभग सारी की सारी गैस ही मेथिल आइसोसाइनेट पूरी की पूरी लीक हो गई थी, उसकी वजह से हुआ था। और ये हुआ किस ईयर में था? तो ये दिसंबर 1984 में हुआ था। दिसंबर 1984 में हुआ था। इसी की वजह से आपका जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था वो आया था। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो इसी के लिए, इसी 1984 में हुई ट्रेजेडी या त्रासदी की वजह से ही 1986 में पास किया गया था कि अब जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगी। वो जिस बेसिस पर चाहे फाइन वगैरह जो कुछ भी चाहे ले सकते हैं। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन विच कंट्री? किस देश में क्रिसमस गर्मियों में मनाया जाता है? जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में या फिर अमेरिका में? तो ये ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। Ganga Action Plan was launched to improve water quality, water velocity, water quantity की water temperature। तो आपका जो गंगा एक्शन प्लान है इसके अलग अलग फेजेस हैं। फेजेस के बारे में भी देख लीजिए। सबसे पहला फेज, सबसे जीएपी गंगा एक्शन प्लान, जीएपी सबसे पहला फेज इसका जो था वो राजीव गांधी के द्वारा लॉन्च किया गया था। राजीव गांधी के द्वारा 1985 में। उसके बाद जो सेकेंड फेज था वो बाद में एक्सटेंड करके कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ गंगा नहीं, गंगा सी जो जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, यमुना, गोमती, दामोदर, वो भी सारी की सारी साफ सुथरा की जाएंगी। इसके बाद आपका नमामि गंगे प्रोग्राम आया। नमामि गंगे प्रोग्राम आया जो कि 2014 में आया। ठीक है, ये अभी भी जो फ्लैगशिप मिशन है अभी भी चल रहा है। अच्छा, ये किस चीज के ऊपर था? ये वाटर की क्वालिटी के लिए था कि वाटर की क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए। नेम ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स प्रोडक्शन एरिया ट्री इज, जैव कीटनाशक उत्पादन करने वाले पेड़ का नाम बताइए। तो ये तो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, नीम। नीम सबसे बेस्ट तरीके से बायोपेस्टिसाइड का काम करता है। हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो मतलब प्लांटिंग करते टाइम नीम की खरी होती है उसको मिक्स, खली होती है उसको मिक्स किया जाता है मिट्टी में, जिससे कि जो कीड़े मकोड़े हैं वो उसमें ना लगे। और बाकी पानी, जो नीम का पानी उसको उबाल करके अगर पौधों पे छिड़क दिया जाए तो कीड़े नहीं लगते हैं, तो बेस्ट होता है। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन जियो इकोसिस्टम इज, भू पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत कौन है? सन है, अर्थ है, मून है कि वेनस है? तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सन। सबसे ज्यादा जो एनर्जी, मतलब पूरे के पूरे अर्थ पे जो एनर्जी आ रही है वो सूरज से ही तो आ रही है और कहीं से थोड़ी आ रही है। Which of the following is natural vegetation of desert regions? निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीय क्षेत्रों की प्राकृतिक वनस्पति है? तो कैक्टस है। ठीक है, ये आपका ज़ेरोफाइट में कंसीडर किया जाता है। ज़ेरोफाइट में कंसीडर किया जाता है। ज़ेरोफाइट मतलब जो कि बहुत ज्यादा सूखा उखा कहीं पड़ा हो वहां पे भी सर्वाइव कर जाए, उनको ज़ेरोफाइट की कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट, टाइटन इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ विच प्लैनेट? टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? नेपच्यून का, मरकरी का, सैटर्न का या फिर वेनस का? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सैटर्न, सैटर्न का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडीजल क्रॉप? निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल फसल है? उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जेट्रोफा। जेट्रोफा आपकी जो इनकी सीड्स होती है ना, उनकी 30 से लेकर के 40%, 30 से 40% इनकी जो सीड्स होती हैं उनसे नॉन एडिबल ऑयल निकलता है। नॉन एडिबल ऑयल निकलता है, तो इस नॉन एडिबल ऑयल को बायोडीजल की तरीके से यूज किया जाता था और इसी वजह से इसको प्रमोट किया गया था कि ज्यादा से ज्यादा जेट्रोफा का कल्टीवेशन करिए जिससे कि बायोडीजल फ्यूल्स को ज्यादा से ज्यादा प्रिपेयर किया जा सके। तो ये इसके फूड क्रॉप से कोई लेना देना ही नहीं था कि हाँ बाकी की फूड क्रॉप्स इफेक्ट होंगी, ऐसा कोई था नहीं। इस वजह से इन विच ईयर वॉज द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड? अभी बात किया कि 1984 में आपकी त्रासदी हुई थी और 1986 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया। और इसी से रिलेटेड और भी हैं आपके, उनको भी देख लीजिए। ये 1986 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया। अगर मान लीजिए पानी का, वाटर का प्रिवेंशन और कंट्रोल की बात की जाए, वाटर के प्रिवेंशन और कंट्रोल की बात की जाए तो ये आपका इसका एक्ट 1974 में दिया गया था, आया था। अगर हवा की बात की जाए तो हवा का 1981 में आया था। 74 में वाटर का प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट आया था और उसके बाद 1981 में हवा का प्रोटेक्शन और कंट्रोल एक्ट आया था। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात की जाए
तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हो, 72 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 74 में वाटर का प्रोटेक्शन एक्ट, 1981 में एयर का प्रोटेक्शन एक्ट और 1986 में इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन एक्ट आया था। तो ये अलग अलग है, इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू, वैश्विक ताप किसके कारण होता है? इंक्रीज इन ग्लेशियर्स, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, डिक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, इंक्रीज इन फॉरेस्टेशन। हमने देखा था ग्रीन हाउस गैसेस में आपका CO2 आ रहा था ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ने की वजह से ही जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ता है, इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो इनमें से जितनी भी गैसेस आपको ग्रीन हाउस गैसेस बताई थी, उनमें से किसी का भी लेवल बढ़ेगा तो उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन वगैरह भी, ये सब भी कारण होते हैं। डिफॉरेस्टेशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग और ज्यादा बेकार हो जाती है, क्योंकि बारिश बंद हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने का काम मेनली वही करता है, वो खत्म ही हो जाता है। लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी, सबसे अधिक जैव विविधता, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट बायोम में, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट बायोम में, टेम्परेट ग्रासलैंड बायोम में, सवाना बायोम में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट बायोम। वही आपको बताया था कि जमीन का 7% हिस्सा है लगभग पूरी की पूरी अर्थ पे, 50% से ज्यादा अर्थ की जो स्पीसीज है वो यहीं पे पाई जाती हैं। यहाँ पर पूरे साल भर लगभग गर्म टेम्परेचर बना रहता है, बाकी यहाँ पर साल भर लगभग बारिश होती रहती है। यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो हर एक लेयर की वेजिटेशन है, जो सबसे छोटे वाले होने चाहिए इमरजेंट वो भी है, उनसे ऊपर जो कैनोपी होनी चाहिए वो भी है, उनसे ऊपर जो अंडर स्टोरी होनी चाहिए वो भी है, उसके अलावा जो श्रब्स होने चाहिए वो भी हैं। ग्राउंड लेयर्स से पूरा का पूरा जो धरती बंधी रहे, मतलब ग्रीन ग्रीन बने रहे, वो ग्राउंड लेवल पे जो होने चाहिए वो भी हैं, ग्राउंड लेयर्स भी बनी हुई हैं। तो आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है वो आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट बायोम में ही पाई जाएगी। ये बताया था टेम्परेट और ये जो टेम्परेट और सवाना है, इन दोनों ही जगहों पर मॉडरेट बायोडाइवर्सिटी, इतना मतलब बहुत ज्यादा या बहुत कम की बात नहीं, मॉडरेट लेवल पर है। और टुंड्रा में भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पर आपका जो ठंड जो है वो बहुत ज्यादा रहती है, इसकी वजह से डाइवर्सिटी भी कम ही रहती है लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज फॉर्म्ड बाय लावा? रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल की लैटरल सॉइल? इसमें से कौन सी सॉइल है जो लावा से बनती है? तो ब्लैक सॉइल है जो कि लावा से बनती है, जिसको रीगड सॉइल भी कहा जाता है, जिसको रीगड सॉइल भी कहा जाता है। मेनली कहां पे पाई जाती है? डेक्कन प्लेट्यू में पाई जाती है, डेक्कन प्लेट्यू में पाई जाती है। डेक्कन प्लेट्यू ये आपका कौन कौन सी जगह पर है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, इन सब जगहों पर। अच्छा ये भी याद रखिएगा, ये ब्लैक सॉइल से ही रिलेटेड आपका ब्लैक कॉटन सॉइल है, ब्लैक कॉटन सॉइल है। कॉटन को उगाने के लिए मेनली काली मिट्टी की जरूरत पड़ती है, तो काली मिट्टी बेस्ट होती है कॉटन को उगाने के लिए, उसी का यूज किया जाता है। रेड सॉइल किसकी वजह से बनती है? जो क्या नाम है, ऐसी रॉक्स जिसमें कि जो आयरन की मात्रा है, ऐसी ऐसे पत्थर जिसमें कि आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे कि ग्रेनाइट, ऐसे ग्रेनाइट पत्थर जिसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, उनसे ये जो रेड सॉइल है वो बनती है। एलुवियल सॉइल, मान लीजिए आसपास की नदियां हैं, नदियों की वजह से इकट्ठा होती चली जा रही है, इकट्ठा होती चली जा रही है, जो डिपॉजिट्स हैं, तो उन डिपॉजिट्स की वजह से एलुवियल सॉइल आपकी बनती है। लैटेराइट सॉइल कैसे बनती है? तो लैटेराइट सॉइल जो बहुत ज्यादा क्या नाम है, बहुत ज्यादा बारिश वारिश वाली जो एरियाज होते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा लीचिंग होने की वजह से लैटेराइट सॉइल्स बनती हैं। Which layer of the atmosphere prevents ultraviolet rays from coming on the surface of the earth? वायुमंडल की कौन सी परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? स्ट्राटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर? तो हमने इसके बारे में कई बार बात कर ली है, स्ट्राटोस्फेयर, क्योंकि इसमें क्या नाम है, स्ट्राटोस्फेयर में क्योंकि ओजोन लेयर होती है जो कि हार्मफुल यूवी रेस को बंद करने का, ब्लॉक करने का काम करती है। चाहे यूवी बी हो चाहे यूवी सी हो, दोनों को एब्जॉर्ब कर लेती है बढ़िया तरीके से। केवल यूवी ए जो होती है वही धरती तक पहुंच पाती है। बाकी CFC सबसे मेन कारण होता है जिसकी वजह से होता है ये ओजोन लेयर डिस्टर्ब होती है। और बाकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में आया था वो इसी के लिए आया था, इसी की वजह से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की वजह से ही आपका 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है।
Rakesh of class 5th usually does not submit his assignment on time. The best corrective measure could be to कक्षा 5 का राकेश आमतौर पर समय पर अपना असाइनमेंट जमा नहीं करता, तो उचित सुधारात्मक उपाय क्या होगा? नोटिस भेज दिया जाए प्रिंसिपल के पास, उसको स्कूल के गेम से हटा दिया जाए, क्लास के गेम से हटा दिया जाए, या फिर कारण पता करने की कोशिश करना चाहिए कि ये जो अनियमित रहता है, इरेगुलर रहता है, उसके पीछे का कारण क्या है, उसके बाद उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए। विच सिटी इज कॉल्ड लेक सिटी इन एमपी? मध्य प्रदेश में किस शहर को झीलों का शहर कहते हैं? भोपाल को, उज्जैन को, इंदौर को कि ग्वालियर को? तो भोपाल को बोला जाता है लेक सिटी। इसमें आपका अपर लेक और लोअर लेक दोनों तरीके की लेक्स आती हैं। दोनों लेक्स मिल करके वेटलैंड बनाती है, मतलब बहुत सारे वेटलैंड्स होते हैं। इन वेटलैंड्स में आपकी इन दोनों को भी कंसीडर किया गया है, इनको भी माना गया है। और ये वेटलैंड्स कौन सी बेसिस पर होते हैं? रामसर साइट। रामसर साइट्स में आपके ये वेटलैंड्स के बारे में दे रखा हुआ है। बाकी ठीक है। आर टीचर्स मोस्ट प्रेशियस आइटम इज हिज हर? शिक्षक की सबसे मूल्यवान वस्तु क्या होती है? जॉब, पे, प्राइड, बच्चे का विश्वास। बच्चा विश्वास करेगा तो फिर टीचर भी आसानी से उनको और बढ़िया तरीके से पढ़ा पाएगी। A hypothesis tested repeatedly and not found in incorrect becomes, बार बार परीक्षित और गलत नहीं पाई गई परिकल्पना बन जाती है। परिकल्पना मतलब जब भी किसी समस्या के लिए हम लोग हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, अलग अलग तरीके ढूंढते हैं कि इन तरीकों से हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो उन सारी की सारी हाइपोथेसिस को बार बार टेस्ट किया जाए, तब भी हर बार वो इनकरेक्ट ही मतलब गलत नहीं होती है, हर बार सही ही आती है, सही आती है, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको थ्योरी बोला जाता है। ठीक है, ये आपका थ्योरी और लॉ में डिफरेंस होता है। अगर मान लीजिए थ्योरी कोई ऐसी चीज है, थ्योरी है, मान लीजिए ऐसी कोई थ्योरी है जिसको बिना किसी एक्सेप्शन के पूरे के पूरे यूनिवर्स में एक्सेप्ट कर लिया गया, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। पूरे यूनिवर्स मतलब नहीं, पूरे के पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट कर लिया गया है कि इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये सब पे लागू होता है और हमेशा लागू होता है, वो बाद में लॉ बन जाता है। जैसे कि डार्विन की थ्योरी इवोल्यूशन की, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है, हर कोई मानता है। न्यूटन के मोशन के जो लॉज हैं उनको कोई डिनाई नहीं कर सकता है, हर कोई मानता है। तो वही थ्योरी अगर मान लीजिए ऐसी हो जाए कि उसका कोई एक्सेप्शन होता ही नहीं है, तो वो बाद में क्या बन जाता है? लॉ बन जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुटेबल मेथड ऑफ टीचिंग? निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की उचित विधि है? सेमिनार, डिक्टेशन असाइनमेंट? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेमिनार और परियोजना ये टीचिंग की सबसे बेस्ट विधि है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम या फिर मीथेन? तो सीधी सी चीज है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी होगी, मतलब कौन सी नहीं होगी? हीलियम नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ये सब तो आपकी होती ही होती है। सीएफसी, वाटर वेपर, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस में कंसीडर की जाएंगी। यूनिट यूज फॉर मेजरिंग नॉइज पोल्यूशन? तो सीधी सी चीज है, डेसिबल होता है। डेसिबल में मेजरमेंट किया जाता है नॉइज पोल्यूशन का। इधर क्या, नॉइज पोल्यूशन का मेजरमेंट किया जाता है। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन जो होती है वो 60 डेसिबल की होती है, 60 डेसिबल की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉल्स इनटू द बे ऑफ बंगाल? निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है? ताप्ती है, सुवर्ण रेखा है, नर्मदा है या फिर इंदस है? तो सुवर्ण रेखा इज द करेक्ट ऑप्शन। सुवर्ण रेखा ये शुरू कहां से होती है? झारखंड से होती है। स्वर्ण रेखा झारखंड से शुरू होती है और जाकर के गिरती है बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये झारखंड से और कहां कहां बहते हुए जाती है? झारखंड से जाती है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से ओडिशा और फिर बंगाल की खाड़ी में। इस तरीके से इसका पूरा का पूरा सफर होता है। और ये जो नर्मदा और ताप्ती हैं, ये दोनों की दोनों जाकर के अरब सागर में गिरती हैं, अरेबियन सी में गिरती हैं। याद रखिएगा, ताप्ती और नर्मदा ये दोनों जहां कहां पर जाकर के गिरती हैं? अरेबियन सी में जाकर के गिरती हैं। ये कह सकते हैं कि पश्चिम की तरफ बहती हैं ये जो दोनों नदियां, नर्मदा और ताप्ती। और जो इंदस रिवर है ये आपकी बहती है पाकिस्तान की तरफ और जाकर के ये भी अरेबियन सी में ही जाकर के गिरती है, अरेबियन सी में ही जाकर के गिरती है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स? निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति हिमनद क्रिया से बनती है? लेपीज, वी शेप्ड वैली,
यू शेप्ड वैली वाटरफॉल, लेपीज आकार की घाटी, यू आकार की घाटी या फिर जलप्रपात। तो सबसे पहले देखिए, अगर मान लीजिए जो ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स पिघलने के बाद जिस तरीके से बहते हैं, मतलब नीचे की तरफ ही बहेंगे, तो नीचे की तरफ बहने की वजह से ये यू शेप की घाटियां बना देते हैं, यू शेप की वैली बना देते हैं। जो वी शेप की है ये रिवर्स की वजह से बनती है, रिवर्स के फ्लो की वजह से बनती है। यू शेप की जो वैल्यूज होती हैं उनको और क्या कहा जाता है, इनको ग्लेशियल ट्रफ्स भी कहा जाता है, ग्लेशियल ट्रफ्स भी कहा जाता है। अगर मान लीजिए यहीं पे यू शेप्ड वैली की जगह ग्लेशियल ट्रफ्स दिया होता, तब भी ध्यान रखिएगा कि ये आपका ग्लेशियर्स की वजह से ही बनने वाली हैं। और जो लेपीज है, लेपीज है, ये जब जो क्या नाम है पत्थर वत्थर होते हैं, स्पेशली लाइमस्टोन, जब लाइमस्टोन की वेदरिंग होती है, केमिकल वेदरिंग होती है, तो उसकी वजह से ये लेपीज जो है वो बनते हैं। एगमा किससे संबंधित है, क्वालिटी से, पैकेजिंग से, प्रोसेसिंग से या प्रोडक्शन से, तो ये क्वालिटी से रिलेटेड है। जो एग मार्क है इसका फुल फॉर्म ही होता है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, एग मार्क एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। तो ये क्या करता है, जो अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को बताता है कि ये सही है क्वालिटी की, खराब है क्वालिटी, जैसे कि घी, बटर और इन सब चीजों का। प्रॉब्लम ऑफ वाटर पोल्यूशन विद आर्सेनिक इज मैक्सिमम इन, आर्सेनिक से जल प्रदूषण की समस्या सबसे ज्यादा कहां पर है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या फिर वेस्ट बंगाल में। तो ये भी कई बार आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, आपको पता भी है कि वेस्ट बंगाल में। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि वहां पर जो पानी जहां से बहता है वहां पे ऐसे पत्थर होते हैं जिनमें आर्सेनिक ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो वो जाकर के पानी में भी मिक्स हो जाता है। तो इसकी वजह से लोग वहां पे नल के पानी से ज्यादा पानी, रेन जो बारिश होती है, बारिश के हार्वेस्टिंग वाटर को यूज करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, ये कारण होता है, रीजन होता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन 1960, 1968, 1972, 1980। अभी इसके बारे में पीछे बात किया था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था। और अगर इसकी जगह पर पूछ लिया जाए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, तो वो त्रासदी के बाद आया था, मतलब कि 87 में, 86 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कर्ड प्रोडक्शन फ्रॉम मिल्क इज नोन एज, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, डिस्टिलेशन बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं कि स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। तो फर्मेंटेशन बोला जाता है। इसमें होता क्या है कि इसको पहले 47 से 40 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है। एक मिनट, अच्छा ये फर्मेंटेशन है, सॉरी सॉरी, फर्मेंटेशन है। तो ये फर्मेंटेशन की प्रक्रिया, ये मुझे लगा वो है पेस्चराइजेशन में बता रही थी कि 15 सेकंड के लिए उसको गर्म किया जाता है फिर तुरंत ठंडा करके पैकिंग की जाती है, वो नहीं है, फर्मेंटेशन है। फर्मेंटेशन में क्या होता है कि आपने रख दिया, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं वो दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन से बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, याद रखिएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज आर अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, जर्मनी से, यूनाइटेड किंगडम से, यूएसए से कि यूएसएसआर से लिए गए हैं। तो यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो ली गई हैं। अगर मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स पूछे जाएं, फंडामेंटल अधिकार पूछे जाएं, ये तो कर्तव्य है ना, कर्तव्य यूएसएसआर से लिया गया है। और अगर पूछा जाए कि अधिकार फंडामेंटल कहां से लिए गए हैं, तो यूएसए से लिया गया है। अगर पूरा का पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां से लिया गया है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम यूके से, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। तो ये चीजें हैं जो कि ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पोल स्टार क्या है, नॉर्थ स्टार, ईस्ट स्टार। आपका साउथ ईस्ट इन सब जगहों पे कोई पोल स्टार नहीं होता है, केवल नॉर्थ में होता है। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज स्टार्टेड इन इंडिया, इन भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, 1963, 1973, 1983 की 1993। तो ये आपका 1973 में हुआ था स्टार्ट। किसके द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, इंदिरा गांधी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। और बाई चांस पूछ लिया जाए किस पर्टिकुलर डेट को, तो 1 अप्रैल को लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैली ऑफ फ्लावर्स इज लोकेटेड इन, ये तो रटा होगा आप लोग को, उत्तराखंड में। वैली ऑफ फ्लावर्स कहां पर है, उत्तराखंड में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग, एक वयस्क मानव में कितनी हड्डियां होती हैं? 200 होती हैं, 206 होती हैं, 202 होती हैं कि 210 होती हैं? तो एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में होती है 206, कहां गया, 206 होती है। और अगर मान लीजिए न्यू बॉर्न में पूछी जाए कितनी होती है, तो 270 से लेकर के 300 तक की हड्डियां जो हैं वो बच्चे में पाई जाती हैं, जो बाद में सॉफ्ट बोन से हार्ड होकर के एक लंबी बोन में कन्वर्ट हो जाती है। सबसे छोटी बोन, स्मॉलेस्ट बोन अगर पूछी जाए तो स्मॉलेस्ट बोन जो है वो स्टेपीज होती है। स्टेपीज को स्टायरप भी बोलते हैं। अगर स्टेपीज की जगह स्टायरप दिख जाएगा तो कंफ्यूज मत हो जाए, ये हमारे कान के बीच में होती है स्टेपीज, जिसको स्टायरप बोलते हैं, सबसे छोटी हड्डी है। लार्जेस्ट बोन पूछी जाए तो फीमर, जो कि हमारे थाइज में होती है। नेक्स्ट, हेड क्वार्टर्स ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल इज लोकेटेड इन, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में है, सिडनी में है, एम्स्टर्डम में है या फिर नागासाकी में है? उसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा एम्स्टर्डम। नेक्स्ट, ड्यूरिंग लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड एंड NADP इज रिड्यूस्ड। बताइए, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अवस्था में जल का ऑक्सीकरण और NADP का अपचयन होता है, तो उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड है, ये मैंने आंसर यहीं पे लिख दिया, लास्ट टाइम भी यही मिस्टेक की थी। फोटोसिंथेसिस के लाइट फेज में क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। जब फोटोसिंथेसिस का लाइट फेज होता है, लाइट फेज के टाइम पे मतलब जब आपका सन के कांटेक्ट में रहे, तो वो क्या करता है, सोलर एनर्जी को कैप्चर कर लेता है और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। मतलब कि ATP एनर्जी की बात करें तो, और वो NADPH2 हो जाता है, NADPH2 हो जाता है। तो बस यही है आपका, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो क्योंकि ब्रेक हो जाते हैं, उनके ब्रेक होने से ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो इसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी बोला जाता है। मैंने गड़बड़ कर ही दिया तो ध्यान रखिएगा, आधा क्वेश्चन का आंसर भी मैंने साथ ही भी लिख दिया था, यही गड़बड़ हो गया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर LPG, LPG के बारे में क्या सत्य नहीं है? कि ये क्लीन फ्यूल नहीं है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम, या फिर मीथेन एमिटिंग। तो ये जो LPG है वो क्लीन फ्यूल भी होती है, स्वच्छ ईंधन भी होती है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी ज्यादा होती है, मतलब कम मात्रा में यूज करने पे भी इसकी जो एनर्जी है, मतलब हीट है, वो ज्यादा अमाउंट में, जो एनर्जी है वो ज्यादा अमाउंट में प्रोवाइड होती है। और आपका ये जब भी जलती है तो ब्लू फ्लेम के साथ जलती है, मीथेन एमिटिंग नहीं होती है। इनसे मतलब एक क्वेश्चन अगर आपका बनना हो तो ये भी बन सकता है LPG से, कि मेनली किन किन चीजों से मिलकर के बनी होती है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, इन दोनों से मिलकर के जो LPG गैस है वो आपकी बनी होती है। इसके अंदर मीथेन जैसा कुछ होता ही नहीं है, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। CNG का मेन कंपोनेंट मीथेन होता है, CNG का जो मेन कंपोनेंट है वो मीथेन होता है, LPG का नहीं होता है। LPG का प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। हाँ। स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इज द वर्क ऑफ, जीवों की उत्पत्ति किसकी रचना है? एरिस्टोटल की, चार्ल्स डार्विन की, मेंडल की, कि रॉबर्ट हुक की? तो रॉबर्ट हुक तो वो आपके सेल्स वाले हैं, इनसे कोई मतलब ही नहीं, जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी उनके बारे में दिया हुआ है। अरिस्टोटल से भी कोई मतलब नहीं है, बायोलॉजी के पिता माने जाते हैं। और जो ग्रेगर मेंडल है उनसे भी कोई मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि वो जेनेटिक्स के पिता माने जाते हैं, मतलब जेनेटिक्स के पिता क्या कह सकते हैं कि इन्होंने जो हेरिडिटी से संबंधित जो लॉज थे उनको दे रखा था, आनुवंशिकता से संबंधित जो नियम है, लॉज हैं, उनको दिया हुआ था। जेनेटिक्स भी आप कह सकते हो, चाहे हेरिडिटी बोलो, सेम ही बात है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, चार्ल्स डार्विन की बात हो रही है यहाँ पे। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपका 23.5 डिग्री साउथ होता है, किधर गया, 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ होता है। और वहीं पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूछा जाए तो 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है। पूछा जाए कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन कौन से कंट्रीज से होकर के पास होती हैं, तो वो आपका ब्राजील, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वगैरह है, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वगैरह है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से होकर के पास होती है, तो वो इंडिया से होकर के पास होती है। और इंडिया के कौन कौन सी जगह से होकर के पास होती है? राजस्थान, ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल,
इन सब से होकर के जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास होती है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत से होकर के पास होती है इसलिए। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्योंकि इंडिया से होकर के पास नहीं होती है, तो इंडिया के स्टेट्स से कोई मतलब ही नहीं है। अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम उसकी भी बात कर लेते हैं, आर्कटिक सर्कल की। आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री नॉर्थ होता है। और अगर इसी जगह पे एंटार्कटिक सर्कल बोला जाए, एंटार्कटिक सर्कल बोला जाए तो 66.5 डिग्री नॉर्थ होता है। एंटार्कटिक 66.5 डिग्री नॉर्थ और आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ है। आर्कटिक नॉर्थ होता है और एंटार्कटिक साउथ होता है, गड़बड़ कर दिया। एंटार्कटिक आपका साउथ होता है, आर्कटिक आपका नॉर्थ में होता है। इक्वेटर 0 डिग्री पता ही है। और ये जो कैंसर और कैप्रिकॉर्न है, इन दोनों के बीच में टॉरिड जोन होता है। टॉरिड जोन होता है किसके बीच में? कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में टॉरिड जोन होता है, जिसको ट्रॉपिक्स कहा जाता है। ये पूरी की पूरी पृथ्वी का सबसे गर्म एरिया है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सूरज की धूप है ना वो डायरेक्टली यहीं पे पड़ती है, ये टॉरिड जोन पर, ट्रॉपिक्स के ऊपर। हेड ऑफिस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सिचुएटेड इज, तो ये कहाँ पे है? हेग में है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड आवर नेशनल एंथम ऑन, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? तो ये राष्ट्रगान अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। और अगर यहीं पे पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एडॉप्ट कब किया गया था, तो एडॉप्ट किया गया था 1949 में, 26 नवंबर को एडॉप्ट किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। और आपका बाद में अपनाया कब गया था? अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो आपका पहली बार बाई चांस पूछ लिया जाए कि कहाँ पे गाया गया था, तो जब कैलकाता सेशन हुआ था ना, नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कैलकाता सेशन हुआ था, तो उसमें गाया गया था पहली बार। पुष्कर फेयर हेल्ड, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में कि अजमेर में? तो आपका अजमेर में होता है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, पुष्कर मेला यहाँ पे होता है। भाई पूरी की पूरी जगह पर देखा जाए तो सिर्फ लॉर्ड ब्रह्मा का एक ही टेम्पल है जो कि अजमेर में पड़ता है। और किसके लिए ये जो पुष्कर मेला है वो किसमें, इसमें होता क्या है? तो इसमें मेनली कैमल फेयर होता है, ऊंट का, एक तरीके से ऊंट वगैरह सब अपने लेकर के आते हैं, तो ऊंट से संबंधित होता है। यूवी रेडिएशन सबसे ज्यादा डेंजरस कौन सी होती है? यूवी ए कि यूवी बी कि यूवी सी? यूवी सी जो है वो सबसे ज्यादा डेंजरस होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर? तो सबसे पहले देखें कि एबायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। प्रोटीन जो है वो आपका एबायोटिक कंपोनेंट है, सॉइल जो है एबायोटिक कंपोनेंट है, फास्फोरस एबायोटिक कंपोनेंट है, क्योंकि ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। और क्वेश्चन में पूछा है इनमें से कौन सा एबायोटिक कंपोनेंट नहीं है, तो जो फंगाई है आपका वो एबायोटिक कंपोनेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बायोटिक कंपोनेंट है। बायोटिक कंपोनेंट है मतलब कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कंसीडर किया जाएगा। गिर लायन प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन, ऑब्वियस ही चीज है, गुजरात में है, एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है। ये IUCN की लिस्ट में इंडेंजर्ड में कंसीडर किए जाते हैं। बस भाई। WWF स्टैंड्स फॉर, WWF का पूर्ण रूप क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है, मतलब कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और इसमें अगर पूछा जाए लोगो किस चीज का होता है? जॉइंट पैंडा, जॉइंट पैंडा का लोगो होता है WWF में। रिवर गंगा राइजेस फ्रॉम, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। गंगोत्री ग्लेशियर में कहा? ये आपका मेनली क्या नाम है, यूके, उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से, उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से में गंगोत्री ग्लेशियर से होकर के ये रिवर गंगा जो है वो बहती है, ओरिजिनेट होती है, शुरुआत यहीं से है। इसको जहां से शुरू होती है ना उत्तराखंड से, इसको भागीरथी नदी कहा जाता है। और बाद में जब ये देवप्रयाग के बाद इसको बोला जाने लगता है गंगा, देवप्रयाग के बाद जाकर के गंगा बोलना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following agencies is primarily concerned with the measurement of pollution in India? भारत में प्रदूषण मापन से मुख्य रूप से संबंधित निकाय कौन सा है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, हरित अधिकरण, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल वाटर कमीशन, केंद्रीय जल आयोग,
सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय सर्वेक्षण। तो उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। कोटोपैक्सी इज एन एक्टिव वोल्केनो सिचुएटेड इन, तो ये आपका एंडीज माउंटेन्स है, ठीक है। ये जितनी भी एक्टिव वोल्केनोज हैं पूरी दुनिया में, तो वो उन सब में मिला ले तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो जो है वो आपका कोटोपैक्सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांगपो रिवर ऑफ तिब्बत इन इंडिया इज नोन एज, तिब्बत में जो नदी सांगपो कही जाती है वही नदी इंडिया में क्या बोली जाती है? उसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। सांगपो रिवर ये आपकी तिब्बत से यहाँ पे निकलती है, जब यहाँ इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से बहनी स्टार्ट होती है तो उसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। बांग्लादेश में इसी नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से जाना जाता है। ये बाद में जाकर के गंगा के साथ, पद्मा के साथ मिक्स हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फूड चेन ऑफ द ग्रासलैंड इकोसिस्टम टॉप कंज्यूमर्स आर, तो टॉप कंज्यूमर्स में तो कार्निवोर्स ही आएंगे। टॉप कंज्यूमर मतलब क्या? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। टर्शियरी सबसे ऊपर में कौन आएगा? कार्निवोरस ही तो आएंगे। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द मेन एटमॉस्फेरिक लेयर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज, पृथ्वी की सतह की निकट मुख्य वायुमंडलीय परत कौन सी है? वही सेम क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, ट्रोपोस्फेयर। चाहे सबसे निचली लेयर पूछ लिया जाए या फिर जो धरती का मतलब अर्थ का जो सरफेस है उस सरफेस के सबसे पास कौन सी लेयर पहुंचती है तो आप उसको ट्रोपोस्फेयर ही बताओगे। क्वेश्चन को घुमा करके भी पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, चाहे अर्थ के सरफेस के सबसे पास वाली पूछे, चाहे आपकी सबसे लोअर लेयर पूछे, 0 से लेकर के 15 किलोमीटर तक या 13-14 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर ही होती है। तो आपका बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज, यूएन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 3 है, 4 है कि 5 है कि आपका 6 है? तो पहली चीज तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल जो है वो 5 मेंबर है, इतना आप पहले याद रखिए, 5 मेंबर है, ठीक है, जो कि परमानेंट है। इसके अलावा हर एक मेंबर के पास वीटो पावर होती है, मतलब कि वो जब चाहे तो यूएनसीएससी ने जो भी रेजोल्यूशंस किए हैं उनको कैंसिल कर सकती है, वीटो पावर उनके पास होती है। इसके अलावा 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। नॉन परमानेंट मेंबर क्यों? क्योंकि उनको लगभग 2 साल के लिए ही बस केवल इलेक्ट किया जाता है। तो कुल मिलाकर के कितने यूएनएससी मेंबर्स होते हैं, मतलब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर्स होते हैं? तो 15 होते हैं, 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट। इनका मेनली काम क्या होता है? इनका काम होता है पूरे के सारे जितनी भी कंट्रीज हैं सारी की सारी कंट्री के बीच में शांति और सुरक्षा इन दोनों को बनाए रखना, पीस और सिक्योरिटी को बनाए रखना। सरिस्का नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वेस्ट बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में कि असम में? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राजस्थान, मतलब कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सरिस्का नेशनल पार्क अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ ली जाए तो अलवर डिस्ट्रिक्ट में है, वैसे डिस्ट्रिक्ट पूछेगा नहीं, इतना ज्यादा डिटेल में जाएगा नहीं। इसको क्या नाम है, जब प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा था ना, प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर जो है इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया था, टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया था। ये चीज है जो कि इसके बारे में याद रखिएगा। जो आपका क्या नाम है, किधर गया, हाँ, असम जो है इसमें काजीरंगा आएगा, गुजरात गिर आएगा, वेस्ट बंगाल सुंदरबन आएगा। कुछ बच तो नहीं रहा? सारे के सारे हो गए। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो वापस से सनलाइट है, और क्या ही होगा। चलिए ये क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? गिरिजा व्यास, मालिनी भट्टाचार्य, रेखा शर्मा या फिर आपकी क्या नाम है, यस्मीन अबरार? तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो, वैसे तो अगर पुराने की बात करें तो पुराने में तो रेखा शर्मा ही कंसीडर की जाएंगी, रेखा शर्मा ही आएंगी। लेकिन अगर न्यू की बात कर दी जाए कि जो क्या नाम है नई चेयरमैन है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की, तो जो नई है उनका नाम है विजया किशोर राहतकर, ठीक है, विजया किशोर राहतकर। पुरानी तो आपकी रेखा शर्मा होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा इज समन्ड बाई, अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों की साथ में मीटिंग बुलानी हो तो वो किसके द्वारा बुलाई जा सकती है, तो वो बस केवल प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाई जा सकती है। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन फॉर पंचायती राज सिस्टम, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान है, पार्ट 9, पार्ट 4, पार्ट 9 में, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 74th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, संविधान का 74वां संशोधन किससे संबंधित है, तो ये आपका अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से संबंधित है। ये आपका इसमें मतलब बोला क्या गया था कि इसमें जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, काउंसिल्स, नगर पंचायत, वो सारी की सारी साथ में आ जाएंगी। मतलब कुल मिलाकर के इसमें जो चीजें थी वो ये बताई गई थी कि किस तरीके से गांव का शहरीकरण वगैरह किया जा, मतलब किस तरीके से जो अर्बन लोकल बॉडीज है उनमें कौन कौन सी लोग हैं जो कि गवर्नेंस में आएंगे, कौन कौन से लोग हैं जो कि शहर के कार्यकर्ता कहे जाएंगे। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इसमें आएगा, म्यूनिसिपल काउंसिल इसमें आएगी और नगर पंचायत, ये सारे के सारे किसमें आएंगे, जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनमें आएगी, मतलब कि शहरों में की लोकल बॉडीज में आएगी। Which of the following gases soluble in rain water causes acidic rain, किसकी वजह से, वही सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ मिक्स होती है तो H2SO4 बनता है तो उससे एसिड रेन होती है। रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट हैज बीन टेकन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम, विधि का शासन, इस अवधारणा, इसकी अवधारणा भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है, तो ये आपकी इंग्लैंड से ली गई है। जो रूल ऑफ लॉ है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में था, इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में था, उनसे लेकर के हमने उसको अपने उसमें इंक्लूड किया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है कि नियम से ऊपर कोई नहीं है, जो लॉ है उससे ऊपर कोई नहीं है, चाहे कोई किसी पद का हो, चाहे किसी भी उससे बिलोंग करता हो, अगर उसने नियम को तोड़ा है, जो भी संविधान के नियम है उनके अगेंस्ट गया है, तो उसको भी वही सजा मिलेगी जो नॉर्मल इंसान को मिलती है। तो रूल ऑफ लॉ आपका इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट, हु कैरीज आउट द नोटिफिकेशन फॉर द इलेक्शन ऑफ द लोकसभा, लोकसभा चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है, किसके द्वारा जारी की जाती है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे इसका जो है वो अगर मान लीजिए अलग अलग बेसिस पर क्वेश्चन आता है कि किसके द्वारा क्या नाम है अनाउंस किया जाता है, एक मिनट, किसके द्वारा अनाउंस किया जाता है, और एक होता है किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, नोटिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया और किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, तो उसके बेसिस पर दोनों अलग अलग आता है। एक आपका प्रेसिडेंट होता है, एक आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है। तो यहाँ पे क्योंकि नोटिफिकेशन का है तो नोटिफिकेशन तो वैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जाना चाहिए, और कंडक्ट कौन कराता है, बाई चांस ये पूछा गया होता तो कंडक्ट कराने वाले आपके प्रेसिडेंट होते हैं। फर्स्ट आवर ऑफ बिजनेस ऑफ द लोकसभा इज नोन एज, लोकसभा का कारोबार का पहला घंटा किस नाम से जाना जाता है, तो पहले घंटे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आवर होता है। सबसे पहला घंटा चाहे लोकसभा की हो चाहे राज्यसभा की हो, दोनों में ही पहला घंटा क्वेश्चन आवर होता है। जो मेंबर्स पार्लियामेंट के जो भी मेंबर्स होते हैं वो जो भी क्वेश्चंस लिख करके आए होते हैं, रिटन क्वेश्चंस चाहे बोल करके ओरली, दोनों तरीके से क्वेश्चंस पूछने का काम करते हैं। टोटल 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, एक ओरल होता है, एक आपका रिटन होता है, एक आपका शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होता है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। इस तरीके से 3 क्वेश्चन है, जो 3 प्रकार के क्वेश्चन है जो कि किए जाते हैं। जीरो और जो जीरो आर है वो तुरंत क्वेश्चन आर खत्म होता है, क्वेश्चन आर के तुरंत खत्म होने के बाद जीरो आर स्टार्ट होता है। ये जो भी अर्जेंट मैटर्स होते हैं, इंटरनेशनल मुद्दे उद्दे हो गए या फिर अर्जेंट कोई इमरजेंसी वाली चीज चल रही है तो अर्जेंट मैटर्स के लिए जीरो आर होता है। ठीक है, ये दोनों चीजें हैं, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन क्या है, कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ यूज्ड वाटर, सीधी सी चीज है, इसी को बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, यूज करना बाद में, यही होता है। इंडियन राइनोसोरस इज प्रोटेक्टेड इन, तो ये आपका सीधी सी चीज है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, यहीं पे आपके जो वन हॉर्न्ड राइनोज होते हैं वो सारे के सारे पाए जाते हैं। आपका अगर कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो ये उत्तराखंड यूके में है, अगर मान लीजिए गिर नेशनल पार्क की बात करें तो गुजरात में है, और अगर बांदीपुर नेशनल पार्क की बात करें तो ये आपका कर्नाटक में है।
बांदीपुर वाला किसके लिए फेमस है? ये एलिफेंट और टाइगर्स दोनों के लिए फेमस है। एलिफेंट और टाइगर्स दोनों के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज ट्रू अबाउट एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है? प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर की कंज्यूमर, ये तो आप लोग को पता ही है। मतलब इससे ज्यादा इजी क्या ही हो सकता है। अगर ऐसे क्वेश्चंस आ गए तो आपके तो सीधे सीधे नंबर बन जाएंगे। सबसे पहले प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स, फिर उनको खाने वाले हर्बिवोरस, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, हर्बिवोरस, कार्निवोर्स, सारे के सारे आ जाएंगे। फिर डिकम्पोजर्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया है, फंगाई है, ये पूरी की पूरी एक तरीके से फूड चेन को एंड करने का काम करती है। ग्रीन हाउस गैस विच इज प्रेजेंट इन द हाइएस्ट क्वांटिटी इन द एटमॉस्फेयर, ऐसी कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, जितने कम पेड़ होंगे उतना कम कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो पाएगा। तो ज्यादा मात्रा कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड है, ज्यादा रिलीज होगी। प्लांट्स आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट, पौधे किस वर्णक की उपस्थिति के कारण हरे होते हैं? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से ऐसा होता है। और लाइकोपीन क्या है? ये रेड कलर देने का काम करता है, चाहे टोमेटो हो, वाटरमेलन हो, इन सबको रेड कलर देने का काम करता है। जो एंथोसाइनिन है, ये जो ऐसे जितने भी फल होते हैं जो कि रेड कलर में हो, स्पेशली पर्पल कलर में होते हैं, स्पेशली पर्पल और ब्लू कलर में हो, पर्पल और ब्लू कलर देने का काम एंथोसाइनिन के द्वारा किया जाता है। जो कैरोटेनाइड है वो कैरेट्स वगैरह को ऑरेंज कलर देने का काम करता है। येलो कलर, ऑरेंज कलर लगभग सेम ही होता है। येलो ऑरेंज कैरोटेनाइड, पर्पल ब्लू एंथोसाइनिन, रेड कलर लाइकोपिन और क्लोरोफिल पत्तियों को ग्रीन कलर। ह्यूमन एक्टिविटीज दैट कॉज क्लाइमेट चेंज ऑन द अर्थ इंक्लूड, पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन का कारण बनने वाली मानवीय गतिविधियों में क्या शामिल है? जंगलों को जलाना, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, एरोसोल कैंस का यूज करना, ऑल ऑफ द सारी की सारी चीजें जो है वो आपकी क्लाइमेट चेंज को प्रभावित करती हैं। क्वीन ऑफ हर्ब किसको कहा जाता है जिसका साइंटिफिक नेम ऑसिमम सैंक्टम है? तो उसको तुलसी बोलते हैं। क्वीन ऑफ हर्ब्स या फिर तुलसी प्रिया, मतलब सॉरी विष्णु प्रिया बोला जाता है। विच क्रॉप बिलोंगिंग टू द फैमिली यूफोरबाइसिया इज नोन, मतलब इज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग बायोडीजल? जेट्रोफा, इसके ऊपर आपका जनरली क्वेश्चन आता है जेट्रोफा के ऊपर। इसमें 30 से 40% इनकी बीच में, क्योंकि नॉन एडिबल ऑयल होता है, उसको निकाल करके बायोडीजल की तरीके से यूज करते हैं। ये सारी की सारी चीजें आपको बता चुकी हूँ। अच्छा हाँ, ये बताया तो है, पर पीछे भी बताया था कि इसको जो क्या नाम है सरकार है वो उसको प्रमोट करती थी कि जेट्रोफा का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो, इनका क्या नाम है क्रॉप प्रोडक्शन करो, इसको उगाओ। खाने से तो कोई संबंध है नहीं, इनके बीच से नॉन एडिबल चीज ही प्रिपेयर की जा सकती है। तो इन्होंने कहा था कि अगर रीन्यूएबल फ्यूल तैयार करना है ना, तो उसके लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जेट्रोफा किस तरीके का फ्यूल में आएगा? तो वो रीन्यूएबल फ्यूल में आएगा। इसको प्रमोट करने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा खेती करो, इसके लिए आपकी इंडिया में नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी आई थी। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी आई थी। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के तहत बोला गया था कि ज्यादा से ज्यादा जेट्रोफा का क्या नाम है क्रॉप प्रोडक्शन करो, जिससे कि रीन्यूएबल फ्यूल को ज्यादा से ज्यादा प्रिपेयर किया जा सके। और आया कब था? 2018 में। 2018 में कौन सी? नेशनल, इंडियाज नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी। वाटर दैट इज सेफ टू ड्रिंक, पीने योग्य सुरक्षित जल को क्या कहते हैं? पोर्टेबल वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, फ्रेश वाटर या फिर टैप वाटर बोला जाता है, तो उसको पोर्टेबल वाटर बोला जाता है। क्यों ड्रिंकिंग के लिए सेफ होता है? क्योंकि इसमें जो भी पैथोजेंस वगैरह हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं वो नहीं होते हैं, जो केमिकल्स हार्मफुल हमारे लिए होते हैं वो चीजें नहीं होती हैं इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑफ 1984 वाज ड्यू टू द लीकेज ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस? 1984 की भोपाल गैस ट्रेजेडी किस गैस के रिसाव के कारण? अगेन मेथिल आइसोसाइनेट, MIC भी इसको आप बोल सकते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS स्वामीनाथन वॉज जर्नलिस्ट थे, इकोलॉजिस्ट थे, ऑर्निथोलॉजिस्ट थे? तो ये एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मतलब इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। ये तो आप लोग को पता ही होगा, इसीलिए इतना जो मुझे लग रहा है आप लोग को पता होगा उस पर ज्यादा जोर नहीं दे रही हूँ, ज्यादा बताने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, जिससे कि आपकी मैराथन शॉर्ट ही रहे। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। वेयर इज वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड? भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, कोयम्बटूर में, अहमदाबाद में कि देहरादून में? तो देहरादून में है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्जॉर्ब्ड बाय ग्रीन प्लांट्स? तो एब्जॉर्ब तो कार्बन डाइऑक्साइड ही करते हैं ना, फोटोसिंथेसिस की जब प्रक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन द वेस्ट प्रोडक्ट आर कॉल्ड? अपशिष्ट पदार्थों पर निर्वाह करने वाले जीवों को क्या कहते हैं? तो अपशिष्ट पदार्थों पर जो जीवन निर्वाह करते हैं उनको डेट्रिटिवोर्स बोला जाता है, अपरद पक्षी बोला जाता है। मेनली जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, जैसे कि अर्थवॉर्म हो गया, या फिर एक मिनट, अर्थवॉर्म हो गया, स्पेलिंग क्या जा रही है भाई, मिलीपीड्स हो गई, ये सब आपके किसमें कंसीडर किए जाएंगे? सब आपके डेट्रीवोर्स हैं। और माइक्रो की बात करें, सबसे पहले जो ब्रेक डाउन होता है वो इन्हीं के द्वारा किया जाता है। फिर जो माइक्रो लेवल पर और ज्यादा छोटे पीसेस में तोड़ने की बात आती है, तब वहां पे आपके डिकम्पोजर्स आते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया फंगाई। बैक्टीरिया फंगाई जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं वो डिकम्पोजर्स हैं, और ऐसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स जिनको हम खुली आंखों से देख सकते हैं और वो ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, तो वो डेट्रीवोर्स कहलाते हैं, डेट्रिटिवोर्स कहलाते हैं। Which type of energy is derived from heated ground water? गर्म भूजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो गर्म भूजल से जियोथर्मल एनर्जी प्राप्त की जाती है। पानी से हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी सूरज से प्राप्त की जाती है, न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर से प्राप्त की जाती है। शोला ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन? शोला घास भूमि कहाँ पाई जाती है? वेस्टर्न घाट्स में, ईस्टर्न घाट्स में, हिमालयाज में, या फिर विंध्यास में? तो वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती है। ठीक है, ये आपके बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो ऊंचाई पर होता है, ग्रासलैंड, उनको बोला जाता है, वो शोला ग्रासलैंड होते हैं। ये क्या नाम है, हाई एल्टीट्यूड पर है और वेस्टर्न घाट्स पर होते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों वहाड़ियों पर देखे जाते हैं। इन इंडिया पेलिकन्स ब्रीड इन? भारत में पेलिकन कहाँ प्रजनन करते हैं? नेलपट्टू, कुंथनकुलम, कोका बेलूर, या फिर ऑल ऑफ द एबव? तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव। जो पेलिकन ब्रीड है वो बहुत सारी इंडिया में बहुत सारी जगहों पर करते हैं, आपके नीलापट्टू में भी, कुंथनकुलम में भी, कोका बेलूर में भी, हर एक जगह पे। अगर हम कुंथनकुलम की बात करें तो ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है, जो कि एक बर्ड सेंचुरी है। जो कोका बेलूर है ये कर्नाटक में पड़ता है, और जो ये आपका क्या बोलते हैं नीलापट्टू है, ये आपका आंध्र प्रदेश में मिलता है। आंध्र प्रदेश नीलापट्टू, कुंथनकुलम तमिलनाडु, कोका बेलूर कर्नाटक, इन 3 जगहों पर जो पेलिकन्स होते हैं वो भारत में आकर के ब्रीडिंग का काम करते हैं। मिनीमाता डिसीज वाज कॉज्ड बाय ईटिंग फिश व्हिच हैव हाई लेवल्स ऑफ? मिनीमाता रोग उच्च स्तर की किस धातु वाली मछली को खाने से होता है? तो वो मरकरी। पता ही है आपको, ये सब कॉमन क्वेश्चन है। जापान में मेनली आपका ये मिनामाता डिसीज जो है वो लोगों को हुई थी। मिनामाता सिटी में क्योंकि हुई थी मछलियों को खाने से जिनमें मरकरी का लेवल ज्यादा था, इस वजह से इस डिसीज का नाम ही रख दिया गया मिनामाता डिसीज। इसके पीछे का कारण ये है। अगर हम जापान की बात करें तो जापान से कौन सी डिसीज आई थी? तो इटाई इटाई, ये आपकी जापान से आई हुई डिसीज है, जो कि कैडमियम की वजह से होती है, मतलब कि कैडमियम के कारण होती है। आर्सेनिक की वजह से आर्सेनोसिस होती है, तो ये तो सिंपल है, इसमें कोई आपका कंफ्यूज होने वाली बात है नहीं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ, मिनामाता डिसीज जो है इसके ऊपर आपका एक कन्वेंशन आया था, जिसको मिनामाता कन्वेंशन बोला जाता है। ये कन्वेंशन जितने भी पूरे के पूरे वर्ल्ड वाइड में जितने भी लोग आते हैं, तो वहां पर बोला गया कि मरकरी के पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए, मरकरी के पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। उसके लिए ग्लोबल ट्रीटी साइन की गई थी कि हर एक जगह पे मरकरी के पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि इससे आपकी मिनामाता डिसीज फैलती है। तो इस वजह से मिनामाता कन्वेंशन आया था 2013 में, ये याद रखिएगा।
हम थोड़ा सा एक लेवल हाई चल के ही चलेंगे, बाई चांस उससे रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाए। मैक्सिमम ओजोन डिप्लीशन हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये भी आप लोग को बहुत अच्छे से पता है, साउथ पोल। साउथ पोल क्यों? क्योंकि आपका जो एंटार्क्टिका वाला रीजन है वो आपका साउथ पोल में ही पड़ता है। Who among the following was the first Chief Justice of India? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया। रेड डेटा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। रेड डेटा बुक इज रिलेटेड टू, रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? पॉल्यूशन इन रिवर्स, नदियों में प्रदूषण से संबंधित है। भूमिगत जल स्तर में कमी से संबंधित है। विलुप्त प्राय जीव जंतु किससे संबंधित है? या फिर वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन से संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एनिमल्स नियर एक्सटिंक्शन। जो रेड डेटा बुक है वो किससे संबंधित है? ऐसी जीव जो लगभग खत्म होने वाले विलुप्त प्राय जीव हैं उनके लिए रेड डेटा बुक तैयार की गई थी। ये था हमारा आज का सेशन। मैंने अच्छे खासे जो क्वेश्चंस थे वो इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। मतलब आप समझिए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सबका एक निचोड़ है जो आपको इसमें मिल जाएगा। जितनी भी मैराथन थी वो फाइनली आप लोग की करवा चुकी हूँ। कौन कौन सी हो गई है? हिंदी हो गई आपकी, इंग्लिश हो गई, और सीडीपी की थ्योरी वाली मैराथन हो गई, और आज ये ईबीएस की अपलोड कर दे रही हूँ। अब आपकी बस केवल कौन सी, बायो की भी मैराथन हो चुकी है। अब आपका बस केवल फिजिक्स बचा है, केमिस्ट्री बचा है और सीडीपी बचा हुआ है। अगर टाइम मिला तो आज रात तक फिजिक्स अपलोड कर दूंगी, कल केमिस्ट्री कर दूंगी, और सीडीपी तो कल होना ही होना है। सीडीपी 100% है कि कल अपलोड की जाएगी, और केमिस्ट्री और फिजिक्स अगर टाइम मिल पाया तो इनमें से आज एक अपलोड कर दूंगी, बाकी दूसरी वाली कल कर दूंगी। होगा 30 तक आपकी ये फिजिक्स केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी को। क्लास पसंद आई हो तो अच्छे अच्छे कमेंट सेक्शन में आके जरूर कर दिया करिए। बाकी ऑल द बेस्ट आप सभी को। अच्छे से पेपर करिएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जो आएगा देखा जाएगा। पेपर बहुत टाइम बाद कराया जा रहा है, इस वजह से सब लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही बेस्ड हैं कि उसी के तरीके का क्वेश्चन आना चाहिए। तो भगवान करें कि उसी तरीके का क्वेश्चन आए, कुछ चेंज ना कर दिया जाए। बाकी आप लोग की प्रिपरेशन तो चल ही रही है इतने दिन से। ऑल द बेस्ट आप सभी को। आई होप आप सब लोग बेस्ट स्कोर करो और टेट क्वालिफाई कर लो। चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी को। बाय बाय एंड टेक केयर।